ओके, सो आई होप सो आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। अ, हम लोग कंपनीज एक्ट में लगभग 5-6 लेक्चर आप लोग का हो गया है और 2-3 लेक्चर कंपनी एक्ट में बचा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हम लोग 2 क्लासेस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का किए थे, जिसमें एक में हम लोग नेचर और स्कोप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का देखे थे और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में रूल ऑफ लॉ और सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में पढ़े थे और क्या क्या क्वेश्चन इससे क्या क्या केस लॉज इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो है वो सब हम लोग इसमें कवर अप किए थे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में अभी आप लोग का 3-4 लेक्चर और बाकी है। ठीक है, सो बेसिकली जो हम लोग ये अभी कर रहे हैं, हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कंपनी लॉ से ही स्टार्ट किए हैं, बिकॉज ये सब का आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी एग्जाम में अच्छा खासा होता है और इन सब क्लासेस को थोड़ा इन डिटेल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज ये सब सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि अगर आप थोड़ा डिटेल में नहीं देखेंगे तो क्वेश्चंस आपके सॉल्व नहीं होंगे और अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अभी एग्जाम 4 जून को होना है, तो जो सब्जेक्ट्स जो है जो आप जनरली नहीं पढ़ते हैं, लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ एविडेंस, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब आप रेगुलर आम दिनों में आप पढ़ते रहते हैं, तो वो सब सब्जेक्ट्स जो है वो सब जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। बट ये सारे सब्जेक्ट्स में आपको टाइम देना ही पड़ेगा। ऐसे कुछ लोग मेरे से पूछ भी रहे थे कि सर हम लोग 5-5 6-6 लेक्चर इतना, मतलब एक एक सब्जेक्ट पे इतना दे रहे हैं, तो क्रैश कोर्स में कैसे कंप्लीट होगा? वो हमारे ड्यूटी है। हम लोगों ने इसीलिए 24 फरवरी को ही क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया था, ताकि हम लोग अच्छे तरीके से, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट में हड़बड़ाने से कोई फायदा है नहीं। अगर सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा, आपसे क्वेश्चन सॉल्व वहां पे होने वाला नहीं है। और जो सब्जेक्ट जितना रिक्वायर करता है, लाइक जैसे आपको हिंदू मुस्लिम लॉ, उन सब में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज उसमें जो प्रिलिमिनरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पढ़ना है वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट एविडेंस, ये सब जो है ये सब भी काफी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बट जो सब्जेक्ट जो टाइम रिक्वायर करता है, जिसको आप जनरली नहीं पढ़ते, लाइक एडमिन हो गया, कमर्शियल लॉज के सब्जेक्ट हो गए, फिर आपको कुछ कुछ माइनर एक्ट जो है वो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है। मेजर एक्ट तो सभी पढ़ लेते हैं, माइनर एक्ट नहीं पढ़ते। जैसे हम लोग का टारगेट है कि पहले हम लोग माइनर एक्ट्स को भी हम लोग इसके बाद कंप्लीट कर लेंगे। लाइक आपका कंपनी एक्ट के बाद आपको गर्वित सर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट स्टार्ट करेंगे और मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बाद ट्रस्ट आपको पढ़ाऊंगा। तो ये सब जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, इसको पहले अगर हम लोग इस मंथ में जितने भी माइनर एक्ट्स हैं वो सब कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर बाकी हम लोगों का आगे जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग हड़बड़ाइए मत, आप लोग अपने लाइक जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पर ट्रस्ट कीजिए और आप लोग क्वेश्चंस डेली सॉल्व करते रहिए। एमसीक्यू वगैरह वो सब लगाना कभी मत छोड़िए, खास करके वो लोग जो लोग की प्रीलिम्स को लेकर अनश्योर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि श्योर होंगे कि प्रीलिम्स उनका निकल ही जाएगा, तो वो मेंस पे ही फोकस कर सकते हैं। बट जिन लोगों का प्रीलिम्स में अभी अच्छे से उनका प्रिपरेशन 45 नहीं हुआ है, वो कोशिश करिए कि प्रीलिम्स के लिए ही अच्छे से प्रिपरेशन करें। पहले प्रीलिम्स निकल जाएगा तो मेंस के लिए ऐसे भी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा। ओके, सो स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट, और ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। आज की क्लास में हम लोग इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको हम लोग पढ़ लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ साथ आज के क्लास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, उनको मैंने आज के टॉपिक में नहीं इंक्लूड किया है। जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से रिलेटेड, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम लोग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के पूरे टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर अप करते हैं। काफी बड़ा टॉपिक है ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। ओके, तो जैसा हम लोग अभी तक जो देख चुके हैं टॉपिक, उसमें अभी तक जितने टॉपिक पढ़े हैं हम लोग, उसमें हम लोग बेसिकली जनरल प्रिंसिपल्स देख रहे थे। ये हम लोग स्पेसिफिक काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक देखने जा रहे हैं, जिसको कि बोला जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मेनली आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो होता है वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हम क्या पढ़ते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हम ये पढ़ते हैं कि जहां पे भी जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उसको जो लॉ बनाने का पावर आता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ही आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है, तो उनको जो लॉ बनाने का पावर होता है उसी को रेगुलेट करने के लिए आपका ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो ये जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है ये पावर कैसे एक्सरसाइज करती है? ये एक्सरसाइज करती है थ्रू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। कि इनको डेलीगेटेड, कि इनको पार्लियामेंट ने डेलीगेट कर दिया है अपना अथॉरिटी, अपना पावर, तो इसी के अकॉर्डिंग ये पावर बनाते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोगों को बेसिकली पढ़ना क्या है? तो हम लोग क्योंकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही इन क्रैश कोर्स में देख रहे हैं, तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग को पहले तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग को देखेंगे क्या क्या फॉर्म्स होते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के, फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं आपको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के, फिर क्या क्लासिफिकेशंस हैं आपको डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस के,
और सबसे इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर। जैसे अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, आपने लॉ बनाने का पावर तो दे दिया एग्जीक्यूटिव को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि एग्जीक्यूटिव आर्बिट्ररी वे में लॉ बनाते रहे, ठीक है, उसे भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। तो उस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, ये इस चैप्टर में हम लोगों का लास्ट टॉपिक होने जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ओके, तो सबसे पहले हमें जानना है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मीनिंग क्या होता है। सिंपल सा मतलब है, सभी को पता होगा। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा लॉ होता है जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी, आपके 3 ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के, एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशियरी। तो ये जो लॉ बनाती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, किसके लिए होता है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के लिए होता है। कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज जनरली अ काइंड ऑफ लॉ विच इज मेड बाय, क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। बट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को खुद से ये पावर नहीं मिला हुआ है, सुओ मोटो ये पावर नहीं मिला हुआ, ये पावर उन्हें दिया गया है। और ये पावर उन्हें किसने कंफर्म किया है, प्राइमरी अथॉरिटी ने। और प्राइमरी अथॉरिटी लॉ बनाने का कौन होता है, हमारा लेजिस्लेचर होता है। तो जो प्राइमरी अथॉरिटी ने सेकेंडरी अथॉरिटी जो एग्जीक्यूटिव है उसको लॉ बनाने का पावर दिया है, उसको आप डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं। और इसीलिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को काफी नाम से जाना जाता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को आप सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि सबऑर्डिनेट अथॉरिटी लॉ बनाती है, ये प्राइमरी अथॉरिटी लॉ नहीं बनाती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। फिर आपका और क्या होता है, एंसिलरी लेजिस्लेशन इसको बोलते हैं। ये सब नाम है अलग अलग, आपसे एग्जाम में ये सब पूछा जा सकता है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को और किस नाम से जाना जाता है। और बताइए, आप लोगों को कोई और आइडिया है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को और किस नाम से जाना जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन। ओके, वेरी गुड। एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन। और क्वाजी लेजिस्लेशन, है ना, क्वासी लेजिस्लेशन भी इसको बोलते हैं। तो ये सब आपको डिफरेंट नेम्स हैं जिससे कि आपको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को पॉपुलरली जाना जाता है। और ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव का पावर है लॉ बनाने का, और ये पावर ये बनाती है इन अकॉर्डेंस टू द पावर कन्फर्ड बाई एंड द लिमिटेशन क्रिएटेड बाई द प्राइमरी अथॉरिटी। प्राइमरी अथॉरिटी डेलीगेट कर देती है लॉ बनाने का पावर कि आपको इन इन मुद्दों पे, इन इन सब्जेक्ट मैटर पे, इन इन सिचुएशंस में लॉ बनाना है। और साथ ही साथ उसका एक सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट भी वो प्राइमरी अथॉरिटी तय कर देती है कि आपको लॉ बनाने वक्त इतने ही लिमिट तक लॉ बनाना है, इसके बाहर आप जाके लॉ नहीं बना सकते हैं। इन सब पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आई होप डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का बेसिक मीनिंग सभी को क्लियर होगा, ठीक है। अब आप लोग बताइए, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का एग्जांपल दीजिए। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को किस किस नाम से पॉपुलरली हम लोग जानते हैं, बताइए। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को पॉपुलरली हम लोग किस किस नाम से जान सकते हैं? रूल्स, रेगुलेशन, बाईलॉज। Yes, rules, regulation, bylaws, notification, circular, etc. और इन सबको लॉ के कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को आप रूल बोलते हैं, रेगुलेशंस जो होता है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का, बाईलॉ जो होता है, नोटिफिकेशंस जो होता है, सर्कुलर जो होता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कभी बाढ़ आ गई, इन द सेंस मतलब बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग हो गई, तो उस समय होता है कि ये बंद रहेगा, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, मार्केट एरिया बंद रहेंगे। ये सब क्या है, ये सब नोटिफाई करके जो है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ये सब लॉ बनाती है। आपको कहीं पर लाइक जो डंप आप वेस्ट करते हैं, तो इन पर्टिकुलर एरियाज पे डंप वेस्ट करने पे इतना फाइन होगा, ये सब कौन बना रहा है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। अब इसको आप लॉ कैसे कहेंगे, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन सबको लॉ का स्टेटस दिया हुआ है। और ये कहां पे दिया हुआ है, बताइए कोई, इन सबको लॉ का दर्जा कहां दिया गया है? आर्टिकल 13 क्लॉज 3 आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के अंदर, ठीक है। तो समझ रहे हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन देखिए, केवल मतलब इसको एकदम इमेजिन कीजिए, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आप हर रोज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आप देख रहे हैं, एक्ट हो रहा है, आप सब कोई ना कोई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से गवर्न हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है, इसको थोड़ा पिक्चराइज कीजिए माइंड में, तो थोड़ा और ये टॉपिक आपको क्लियर होगा,
ठीक है। तो बेसिकली ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की नौबत क्यों आई, तो बेसिकली जो लेजिस्लेचर है वो हर एक छोटे मुद्दों पे लॉ नहीं बना सकते, क्योंकि सोसाइटी का जो प्रॉब्लम्स होता है वो काफी डायनामिक होता है। तो जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी काम कर रही है, वो ज्यादा बेटर इक्विप्ड होती है कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, कोई भी इमरजेंट सिचुएशंस में लॉ बनाने के लिए। क्योंकि लेजिस्लेचर जो है, फिर लेजिस्लेचर लॉ बनाएंगे तो वो पहले एक हाउस से पास होगा, दूसरे हाउस से पास होगा, उन हाउसेस में फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग होगी, और आपको कोई लॉ की जरूरत इमीडिएट है, तो वहां पे आप लॉ कैसे बनाएंगे। तो इन टेक्निकलिटीज को देखते हुए, जो कि ऑर्डिनरी प्राइमरी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो लॉ बनाती है, तो उसमें काफी टेक्निकलिटी होता है, काफी टाइम ड्यूरेशन होता है, काफी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो थोड़ा लॉ मेकिंग को थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए, लॉ मेकिंग को मतलब कि जो भी सोसाइटी का जो नीड है उसको पूरा करने के लिए आपको जो है ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का एक मैकेनिज्म आपका बेसिकली आपका क्रिएट हुआ है। अब ये हिस्ट्री डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का हम लोग देखें तो इसका हिस्ट्री आप कहां से ट्रेस कर सकते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, कि कहां से आपको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो अगर हम इसके हिस्ट्री पे चलें तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का आपको हिस्ट्री चार्टर एक्ट 1833 का जो है उससे आपको मिलता है। हिस्ट्री ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जो आपका चार्टर एक्ट 1833 का जो आया था, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे दिया गया था गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी उस समय, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। गवर्नर जनरल इसी के थ्रू अपना जो भी रूल्स रेगुलेशन ये फॉर्म करता था। ठीक है, तो इसको सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिए गए थे अंडर दिस चार्टर एक्ट। इसके पास पावर था कि कोई भी लॉ को वो ऑल्टर कर सकता है, कोई भी लॉ वो पर्टिकुलर सिचुएशन में बना सकता है, फिर कौन सा लॉ किस इंडिविजुअल पे अप्लाई करेगा ये तय कर सकता है। तो इसलिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का हिस्ट्री अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपको कहां से आता है, ये चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, उसके बाद और भी आगे के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935 में भी आप डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के एग्जांपल देखेंगे। बट प्रिलिमिनरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का आखिर शुरुआत कहां से हुआ था। तो इसका शुरुआत हुआ था चार्टर एक्ट 1833 से, राइट। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को हम लोग देखते हैं, फिर आगे इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करने चलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के। आपको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के डेफिनेशन से क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर्स में आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सबसे पहला डेफिनेशन हम लोग देखते हैं सर आइवरी जेनिंग्स का। आइवरी जेनिंग्स का क्या कहना था कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है, तो इट इज अ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर नॉट एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट बट व्हिच हैव द फोर्स ऑफ लॉ issued by person or bodies to whom the parliament has delegated its law making power। ठीक है, कि ये ऐसा रूल्स और रेगुलेशन है, ठीक है, जिसको कि पार्लियामेंट ने नहीं क्रिएट किया है, ठीक है, इसको बल्कि उन लोगों ने क्रिएट किया है जिसको कि पार्लियामेंट ने अपना लॉ बनाने का पावर डेलीगेट कर दिया है। तो जैसा हम लोग पहले ट्रिक्स देखे थे कि आप कोई भी डेफिनेशंस को याद करने के लिए उसका कीवर्ड्स देख लीजिए, तो आप लोग इसमें कीवर्ड फाइंड करके इसको याद कर लीजिएगा। देन द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज ऑफ सालमंड। सालमंड का क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है कि सालमंड ने क्या बोला था कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बेसिकली होता क्या है। तो सालमंड का डेफिनेशन स्टार्ट होता है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन टर्म से। ठीक है, कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है, तो इट इज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इज दैट which proceeds from any authority other than the sovereign power। कि sovereign power जिसको मिला हुआ है, हमारे यहाँ sovereign power पार्लियामेंट को हम लोगों ने दिया हुआ है। ठीक है, तो जो sovereign power जिसको मिला है उसके अलावा किसी और अथॉरिटी से अगर लॉ बन रहा है तो वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, क्योंकि आखिर सॉवरेन ही किसी और को लॉ बनाने का पावर दे सकता है और किसी के पास पावर नहीं होता है लॉ बनाने का। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या है, इट विच प्रोसीड्स फ्रॉम एनी अथॉरिटी अदर देन द सॉवरेन पावर। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज ऑफ HWR वेड। वेड का डेफिनेशन आपको फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज द लॉ made by some person or body other than parliament but with the authority of parliament। सेम जैसा आइवरी जेनिंग्स ने बोला था। तो दोनों में क्या माइनर डिफरेंसेस है ये मैं आपको भेज दूंगा, आप इसको कीवर्ड्स के थ्रू आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, होली के बाद प्रोबेबली 12 या 13 तारीख को हम लोग कंपनी लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का हम लोग फुल लेंथ टेस्ट लेंगे। ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए प्रॉपर कि आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है। तो ये सारे डेफिनेशंस जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं इसको जरूर आप अच्छे से देखते चलेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ज्यादातर क्वेश्चन आपको केस लॉज और ये सब आपको डेफिनेशन से आता है। ठीक है, बट डेफिनेशन और केस लॉ याद करने के पहले के लिए भी आपको कॉन्सेप्ट अगर आपको पता रहेगा तभी आपको डेफिनेशन अच्छे से याद हो पाएगा। आप ऐसे ही रट नहीं सकते इन सब चीजों को। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप इन डेफिनेशंस को भी याद करने की कोशिश करते रहिए।
ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता क्या है, क्यों ये क्रिएट हुआ है, कि क्या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को लॉ कहते हैं। तो यस, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13(3)(a) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको लॉ कहते हैं। इसका हिस्ट्री कहां से ट्रेस करते हैं, तो चार्टर एक्ट 1833 से ट्रेस करते हैं। फिर इसके 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को हम लोगों ने अभी तक देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या क्या फॉर्म होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पहले बना हुआ है। तो 3 फॉर्म होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। किसी को पता है तो आप लोग बता सकते हैं। व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? दे आर बेसिकली 3 फॉर्म्स। पहला जो होता है आपको स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट। पहला तो होता है आपको स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट, कि कोई स्टैट्यूट जो रहता है, जो भी पार्लियामेंट का बना हुआ स्टैट्यूट रहता है, उसी में बता दिया जाता है कि आपको जो है कि एग्जीक्यूटिव को, सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है कि इन सब चीजों पे वो कोई ऑर्डर पास कर सकते हैं, कोई रूल बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग बहुत सारा, मैं आपको एग्जांपल नहीं देता हूं, जैसे जैसे आप बहुत सारे लॉज देखते होंगे, लाइक आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ही देखते होंगे। ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में एक सेक्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डिले ना हो, इसलिए उसमें जो है इंजंक्शन ऑर्डर जनरली पास नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है, कोई बता सकता है? सेक्शन 20 सब्स्टिट्यूट 20A। ओके, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें फॉल करेगी, ये कहां बताया गया है? शेड्यूल 1। ठीक है, तो इसको जो है शेड्यूल में बताया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें फॉल करेगी, ये आपको शेड्यूल में बताया गया है। अब उस शेड्यूल में क्या क्या चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर आएगी, कौन कौन से प्रोजेक्ट को आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का दर्जा देंगे, ठीक है, ताकि उसको स्पेशल अटेंशन दिया जा सके, ये तय करने का पावर किसको दिया गया है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कौन कौन सा प्रोजेक्ट आएगा, किसको दिया गया है ये पावर? शेड्यूल में इंसर्ट कर सकते हैं, ये सब गवर्नमेंट को दिया गया है। ठीक है, ये सब गवर्नमेंट को दिया गया है। तो ये जो गवर्नमेंट को पावर दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट तो एग्जीक्यूटिव विंग है, तो ये क्या हुआ, ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। ठीक है, सिमिलरली एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आप लोग पढ़ते हैं बराबर। ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये आपको कोरोना टाइम में ये काफी चर्चा में था, ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ठीक है, जिसमें कि एसेंशियल कमोडिटी क्या क्या होगा ये तय करने का गवर्नमेंट को पावर दिया गया है। तो उस समय गवर्नमेंट ने मास्क और जो सैनिटाइजर होता है उसको जो है एसेंशियल कमोडिटीज का दर्जा दिया था, इसके शेड्यूल में उसको इंटर करके अपने ऑर्डर्स के थ्रू। ठीक है, तो ये सब ऑर्डर गवर्नमेंट ने जो पास किया, ये भी क्या है, ये भी एक लॉ है, दिस इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। और ये कैसे एक्सरसाइज कर रही है गवर्नमेंट, ये एक्सरसाइज कर रही है थ्रू स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो एक फॉर्म आपका हो गया डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कैसे एक्सरसाइज होता है, इन अकॉर्डेंस टू स्टैट्यूट, कि स्टैट्यूट में ही आपको पावर दे दिया जाता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी इन्वायरमेंटल अथॉरिटीज को बहुत सारे पावर दिए गए हैं। ठीक है, किस पर क्या पनिशमेंट लगाना है, पेनल्टी लगाना है, इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो ये सब क्या है, ये सब स्टैट्यूट के थ्रू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किया हुआ है। फिर एक होता है जो कि यूके में ज्यादा चर्चा में रहता है, ऑर्डर्स इन काउंसिल। ठीक है, ये ऑर्डर्स इन काउंसिल क्या होता है, अगर हम लोग अपने कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये सब क्या होता है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन में ये सब जनरली जो है गवर्नमेंट के पास ये सब इनहेरेंट पावर होता है। जो गवर्नमेंट का जो काउंसिल होता है, ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो कैबिनेट होता है, उनके पास ये पावर होता है कि जब भी वहां पे कोई वैसा नीड रहे जनरल पब्लिक का, ठीक है, कोई जनरल पब्लिक का कोई नीड रहे, ठीक है, या लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक को कुछ अफेक्ट करने वाला कोई सिचुएशन अराइज हो जाए, ठीक है, तो वहां पर जो है ऑर्डर इन काउंसिल, ठीक है, उसके थ्रू कोई ऑर्डर पास कर सकती है। ठीक है, जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट है, वो कोई ऑर्डर पास कर सकती है। कोई भी इमरजेंसी जैसा कोई सिचुएशन कभी अराइज हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशंस को डील करने के लिए आपका ऑर्डर्स इन काउंसिल का पावर जो है किसी भी सॉवरेन अथॉरिटी के पास आपको दिया हुआ रहता है। और तीसरा जो है बहुत ही चर्चित जो होता है, बाई लॉज। ये तीसरा फॉर्म होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, जो कि सबसे ज्यादा चर्चा में होता है। अब ये बाई लॉज क्या होता है, तो ये बेसिकली क्रिएटेड होता है बाय लोकल अथॉरिटी। दीज बाई लॉज आर क्रिएटेड बाय लोकल अथॉरिटी। हर लोकल अथॉरिटी को पावर दिया जाता है कि वो रूल्स रेगुलेशन बना सके। ठीक है, रूल्स रेगुलेशन इसको बनाने का पावर होता है, और ये रूल्स रेगुलेशन को अप्रूव करना होता है गवर्नमेंट को आगे जाके, विच इज टू बी
अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, अब चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो जैसे अब बाईलॉज का आप एग्जांपल आए दिन देखते रहते हैं, जैसे पार्किंग से रिलेटेड रूल्स है, ठीक है, कि आपको कहां पार्क करना है, बिजनेस लाइसेंसिंग से रिलेटेड रूल्स है, रोड पे किसी पर्टिकुलर रोड पे स्पीड लिमिट दिया रहता है। तो अब ये स्पीड लिमिट किसी एक आदमी ने तो नहीं दे दिया ना, अगर स्पीड लिमिट दिया गया है 40 किलोमीटर पर आवर ही आपको जाना है, तो वो भी एक तरीके का लॉ है। अब ये लॉ पार्लियामेंट ने तो पास किया नहीं है, ये क्या है, ये एक बाई लॉ है जो कि लोकल अथॉरिटी ने वहां पे बनाया है, ठीक है। तो ये सब आपके बेसिकली क्या हुए, ये सब आपके फॉर्म हुए किस तरीके से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आपका बनता है, किस तरीके से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक्चुअली क्रिएट होता है, किस तरीके से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बेसिकली आपका एक्ट करता है, ठीक है। तो आई होप फॉर्म्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में सभी को क्लैरिटी मिल गई होगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके अंदर जो हमें देखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट क्या है। आखिर आर्बिट्ररी वे में तो आप डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। जब पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो पार्लियामेंट के ऊपर भी लिमिट बना हुआ है कि आप फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं कर सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन से अल्ट्रा वायरस नहीं होना चाहिए। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर भी तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स होंगे। तो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इस टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। कहीं पे भी डाउट होगा आप लोग हैंड रेस करके बताइएगा। नेक्स्ट कमिंग अपॉन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की, क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है जिसके अंदर वैलिडली कोई भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बनाया जा सकता है, या फिर किस लिमिट के विद इन लेजिस्लेचर अपने अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकता है। क्योंकि अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का बात करें तो लेजिस्लेचर तो ऐसा भी कर सकते हैं ना कि वो अपना सारा पावर ही दे दे, अपना सारा का सारा पावर ही दे दे कि वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव विंग ही बनाएगा, एग्जीक्यूटिव ही बनाएगा, तो वो भी तो सही नहीं है ना। तो इसीलिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है। और इससे रिलेटेड सबसे लैंडमार्क केस जो है, जिसको बाइबल भी बोला जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, किसको बाइबल बोला जाता है, इनफैक्ट ये क्वेश्चन पूछता है कि विच केस इज नोन एज द बाइबल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एनीवन? Re-Delhi Laws Act. Yes, in Re-Delhi Laws Act। अब देखिए इस केस का मैं थोड़ा सा बस आपको फैक्ट जो यहाँ पे, वैसे केस का फैक्ट तो काफी लंबा चौड़ा है, काफी सारे लॉज को चैलेंज किया गया था, बट जो काम का बात है जो आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता देता हूँ। एक्चुअली री-दिल्ली लॉज के एक्ट के अंदर क्या हुआ था कि इसको लेजिस्लेचर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दे दिया था कि वो कोई एक्ट के थ्रू किसी एग्जिस्टिंग लॉ को रिपील भी कर सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट वॉज गिवन पावर, ठीक है, लॉ बनाने का तो पावर दिया ही गया था कि आप कुछ ऑर्डर बना सकते हैं, रूल्स रेगुलेशन किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट से रिलेटेड आप बना सकते हैं, बट उसके साथ साथ गवर्नमेंट वाज आल्सो गिवन पावर टू रिपील एग्जिस्टिंग लॉज। अब ये जो है, ये जो पावर दिया गया था कि वो रिपील कर सकता है किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ को, इसको कंसीडर किया गया कि ये काफी ज्यादा वाइड मतलब कि ये जो है आर्बिट्ररी डेलीगेशन हो गया, एक्सेसिव डेलीगेशन हो गया है पावर का। आप पावर दे सकते हैं रूल्स बनाने के लिए, रेगुलेशंस बनाने के लिए, कोई पर्टिकुलर वैसा सिचुएशन अराइज हो गया तो उसको टैकल करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए, बट आप कोई लॉ को रिपील करने का भी पावर अगर आप एग्जीक्यूटिव विंग को दे दे रहे हैं तो फिर आप किस लिए बने, तो लेजिस्लेचर किस लिए है, पार्लियामेंट किस लिए है फिर, ठीक है। तो इसीलिए इस केस में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट फिक्स किए गए, और इस केस में जो प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया वो एक एक प्रिंसिपल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या हेल्ड किया गया था, री-दिल्ली लॉज में क्या गाइडलाइंस दिए गए थे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में, उसको हम लोग देखते हैं। अब इसके अंदर देखो क्या गाइडलाइंस दिए गए। बेसिकली री-दिल्ली लॉज में पावर क्या दिया गया था, टू रिपील द प्री एग्जिस्टिंग लॉ, जिसको कि अल्ट्रा वायरस और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। इस केस का फैक्ट काफी ज्यादा बड़ा है, बट जो काम की चीज है बस उस पर अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं, उतना डिटेल में भी नहीं जा रहे, ठीक है। तो इसमें जो रिपील करने का जो पावर दे दिया गया था एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को एग्जिस्टिंग लॉ को, उसको अल्ट्रा वायरस और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। तो यहाँ पे कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन लेट डाउन की, ये 4 गाइडलाइन काफी इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने यहाँ पे सबसे पहला गाइडलाइन क्या दिया कि देखो, पहला क्वेश्चन ये अराइज हुआ क्योंकि ये केस 1951 का है, ठीक है।
तो ये उस समय क्वेश्चन ये हुआ क्या पार्लियामेंट के पास पावर है इंडिया में डेलीगेट करने का? तो कोर्ट ने बोला कि ब्रिटिशर्स के टाइम से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इंडिया में एक्सरसाइज हो रहा है, चार्टर एक्ट के टाइम से ही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हम लोग देख रहे हैं, और ये नेसेसरी भी है क्योंकि पार्लियामेंट वेल इक्विप्ड नहीं है हर प्रॉब्लम को, हर छोटे मोटे मुद्दों को लोगों के से रिलेटेड, जिससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए। अब पार्लियामेंट पार्किंग से रिलेटेड, रोड से रिलेटेड, सैनिटेशन से रिलेटेड लॉ बनाने लगेगी तो मेन मुद्दों पे लॉ बनाने में फिर प्रॉब्लम होने लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे बोला गया कि पार्लियामेंट डेलीगेट तो कर सकता है पावर। पार्लियामेंट इसलिए डेलीगेट कर सकता है क्योंकि इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर को हम स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। देखो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। लेजिस्लेचर का पावर अलग है, एग्जीक्यूटिव का पावर अलग है, जुडिशरी का पावर अलग है। इंडिया में री दिल्ली लॉज एक्ट केस में, यहां इस केस में तो इनफैक्ट ये बोला गया था कि सेपरेशन ऑफ पावर का कोई जगह ही नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। बट आगे जाके हम लोग को पता है कि आगे के केसेस में बोला गया कि नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर का जगह है, बट वो स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं है, वो मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। किस केस में पहली बार ऐसा बोला गया था कि स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं करता है बट वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? किस केस में बोला गया था? इस केस में तो बोला गया राम जवाया वाला केस में, यस, राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाले केस में, ठीक है। इस केस में तो इनफैक्ट री दिल्ली लॉज में बोला गया कि सेपरेशन ऑफ पावर का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जगह ही नहीं है, ठीक है। हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज नो प्लेस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, पार्लियामेंट अलग, एग्जीक्यूटिव अलग, जुडिशरी अलग। राम जवाया कपूर में फिर इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया इस जजमेंट को और बोला गया कि नहीं, स्ट्रिक्ट सेंस में हम नहीं फॉलो करते बट कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा पार्ट है सेपरेशन ऑफ पावर, लिमिटेड सेंस में, ठीक है। तो खैर अभी हम लोग री दिल्ली लॉज एक्ट केस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या बताया गया कि पार्लियामेंट डेलीगेट तो कर सकता है अथॉरिटी, क्यों? क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर हम फॉलो नहीं करते हैं। अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर को स्ट्रिक्टली फॉलो करते तब डेलीगेट नहीं करता, जैसा यूनाइटेड स्टेट्स में पावर डेलीगेट नहीं होता है, ठीक है। बट अब हम डेलीगेट कर सकते हैं, तो क्या सब कुछ डेलीगेट कर सकते हैं? तो ये भी बोला गया नहीं, हम सब कुछ नहीं डेलीगेट कर सकते हैं। लेजिस्लेचर should not delegate its essential legislative power, कि लेजिस्लेचर जो एसेंशियल लेजिस्लेटिव पावर है उसको डेलीगेट नहीं कर सकता। जैसे किसी लॉ को रिपील करना, ये एक एसेंशियल लेजिस्लेटिव पावर है। डिफेंस से रिलेटेड लॉ बनाना एसेंशियल लेजिस्लेटिव पावर है, ठीक है। कोई क्रिमिनल कोड में चेंज करना ये एसेंशियल लेजिस्लेटिव पावर है। आप लोग इस पे अलग से भी आप लोग नोट्स अपना प्रिपेयर कर सकते हैं कि एसेंशियल लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है। इनफैक्ट मेंस एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी गया है काफी बार कि व्हाट इज कंसीडर्ड एज एसेंशियल लेजिस्लेटिव पावर। तो इसको आप लोग सेपरेटली नोट करके इस पर सेपरेट नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ज्यादा डिटेल में उसके नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो लेजिस्लेचर क्या नहीं डेलीगेट कर सकता? अपना एसेंशियल लेजिस्लेटिव पावर को लेजिस्लेचर कभी भी डेलीगेट नहीं कर सकता है। साथ ही साथ इस केस में एक एब्डिगेशन टेस्ट लेट डाउन किया गया। एग्जाम में एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एब्डिगेशन टेस्ट किसने लेट डाउन किया था। तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा किसने लेट डाउन किया था। ये मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, आई थिंक ही वाज जस्टिस मैथ्यू और फैजल अली। यस सर, जस्टिस मैथ्यू है, जस्टिस मैथ्यू। ओके, जस्टिस मैथ्यू लेट डाउन दिस एब्डिगेशन टेस्ट, ठीक है। एब्डिगेशन टेस्ट में क्या लेट डाउन किया गया इस केस में कि पार्लियामेंट कैन नॉट एब्डिगेट इट्स पावर, अपने पावर को एब्डिगेट नहीं कर सकता है बाय क्रिएटिंग अ पैरेलल लेजिस्लेटिव बॉडी। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को क्रिएट किया गया है लॉ बनाने को, आप अपना पावर किसी पैरेलल लेजिस्लेटिव बॉडी को नहीं दे सकते, ठीक है। अगर आप एब्डिगेट कर रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं अपना पावर, तो दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। साथ ही साथ आप एक्सेसिव डेलीगेशन पावर का नहीं कर सकते हैं। पावर जो है उसका एक्सेसिव डेलीगेशन नहीं हो सकता है, उतना ही डेलीगेट करना है जितना की नेसेसरी, ठीक है। बिकॉज पावर ऑफ डेलीगेशन इज एंसिलरी टू द पावर ऑफ लेजिस्लेशन। ये डेलीगेशन जो है सबऑर्डिनेट है, एंसिलरी है, ठीक है, ना ही कि ये प्राइमरी लॉ मेकिंग पावर है, ठीक है। जो पार्लियामेंट का लेजिस्लेशन का जो पावर है उसके सबऑर्डिनेट है उसका डेलीगेशन का पावर, ठीक है। तो ये सारे प्रिंसिपल लेट डाउन करके इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट तय किया गया कि एक्सेसिव डेलीगेशन नहीं करना है, एसेंशियल लेजिस्लेटिव पावर को डेलीगेट नहीं करना है, पार्लियामेंट एब्डिगेट नहीं कर सकती है अपने पावर को और पैरेलल लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं क्रिएट कर सकती है, और पावर जो पार्लियामेंट का डेलीगेशन का है वो एंसिलरी पावर है, सबऑर्डिनेट पावर है। मेन पावर पार्लियामेंट का लेजिस्लेशन बनाने का है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट आपको इस केस में तय किया गया इन री दिल्ली लॉज एक्ट केस, राइट।
तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? किसी को डाउट? ये ध्यान में रखिएगा, एब्डिकेशन टेस्ट किसने दिया था? जस्टिस मैथ्यू ने दिया था, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। किस किस तरीके से आप डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को जान सकते हैं अलग अलग तरीकों से। आई होप यहां तक सभी का क्लियर होगा। किसी को डाउट है? अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब ये चार्ट जो है थोड़ा बड़ा लग रहा है, बट आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, वो हम समझाने के लिए इतना लाइक इस तरह का चार्ट क्रिएट कर दिए हैं। बट इसमें जो आपके काम का है वो बस ये है और ये है। यही दोनों जो है आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम का क्वेश्चन आपको यहां से, और ये भी, ये यही तीन से आपका मेन प्रिलिमिनरी एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। तो इन दोनों पे हम लोग सेपरेट स्लाइड भी अभी देखेंगे, ठीक है? एक बार मैं ओवरऑल आपको बता देता हूं किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को अलग अलग तरीके से। एक तो आपका होता है टाइटल बेस्ड क्लासिफिकेशन। टाइटल बेस्ड क्लासिफिकेशन जैसे कि रूल्स, बाई लॉज, ठीक है? तो अलग अलग टाइटल से आप जानते हैं कि ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, ये बाईलॉ वाला डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, ये नोटिफिकेशन वाला डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, ये सर्कुलर वाला डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, ठीक है? तो एक टाइटल बेस्ड क्लासिफिकेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट, डिस्क्रिशन बेस्ड क्लासिफिकेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल लेजिस्लेशन। इस पे हम लोग सेपरेटली अभी पढ़ेंगे, ठीक है? कंडीशनल लेजिस्लेशन इसको बोलते हैं, जिसको कि डिस्क्रिशन बेस्ड क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। जस्ट वेट। ओके, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या देख रहे थे? डिस्क्रिशन बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो हम लोग सेपरेटली भी देखेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको कंडीशनल लेजिस्लेशन भी बोला जाता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसमें लॉ बना दिया जाता है पूरा का पूरा, कंप्लीट लॉ, कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं जाता है। वो लॉ में सारे पेनल्टीज, रूल्स, जो भी राइट्स, ड्यूटी सब दे दिए जाते हैं। बट वो लॉ को कब अप्लाई करना है उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगाया जाता है, ठीक है? कि अगर वो कंडीशन पूरा होगा तब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करके उस लॉ को इंप्लीमेंट कर देगा। मतलब कंडीशनल लेजिस्लेशन में क्या होता है कि वो लॉ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को ड्यूटी दे दिया जाता है उसको इंप्लीमेंट करने का, वहां पे लॉ बनाने का पावर नहीं दिया जाता, ठीक है? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को कंडीशनल लेजिस्लेशन में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को बस ये पावर दिया जाता है कि पार्लियामेंट ने बोला कि भाई हमने ये लॉ बना दिया है, बट ऐसा कोई सिचुएशन, ये कंडीशन पूरा होगा तभी तुम इस लॉ को इन्फोर्स करना। तो यहां पे उस कंडीशन के पूरा होने पे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उस लॉ को इंप्लीमेंट करती है। इसको कंडीशनल लेजिस्लेशन बोलते हैं। इसको अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे के स्लाइड में। फिर आपका होता है पर्पस बेस्ड क्लासिफिकेशन। किस पर्पस के लिए आप जो है वो डेलीगेट कर रहे हैं लेजिस्लेशन को, उतना इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। देन अथॉरिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन, जिसको कि सब डेलीगेशन बोलते हैं। अब यहां पे ध्यान रखिए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि क्या डेलीगेटस नॉन पोटेस डेलीगेयर, एक मैक्सिम होता है, डेलीगेटस नॉन पोटेस डेलीगेयर, इसका मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? Delegated powers cannot be further delegated. यस, कि डेलीगेटेड पावर्स आर नॉट टू बी फर्दर डेलीगेटेड, कि जो पावर आप डेलीगेट कर रहे हैं क्या उसको फर्दर डेलीगेट आप कर सकते हैं कि नहीं। तो यहां पे उसका एक एक्सेप्शन है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में डेलीगेटेड पावर को भी पार्लियामेंट कितनी बार पावर देती है कि उसको सब डेलीगेशन भी किया जा सकता है, ठीक है? तो किस अथॉरिटी के थ्रू वो सब डेलीगेशन किया जाएगा वो इस अथॉरिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं, ठीक है? तो खैर ये भी डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है अभी, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ध्यान में रखिए कि डेलीगेटस नॉन पोटेस डेलीगेयर का एक्सेप्शन होता है अथॉरिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन। इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है? कि जो सब डेलीगेशन है
वो डेलीगेटस नॉन पोटस डेलीगेयर का आपका एक्सेप्शन फॉर्म होता है, ठीक है, क्योंकि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में कितनी बार पार्लियामेंट सब डेलीगेशन करने का भी पावर जो है देकर लॉ को पावर को डेलीगेट करती है, कि उसने एक को डेलीगेट किया फिर उसको पावर दिया गया है कि आप एक और डेलीगेशन आगे कर सकते हैं, ठीक है। देन द लास्ट क्लासिफिकेशन इज नेचर बेस्ड क्लासिफिकेशन। देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन आता है। नेचर बेस्ड क्लासिफिकेशन में क्या है कि यहां बताया जाता है कि लॉ बनाने का जो पावर है वो किस एक्सटेंट तक आप अपना लॉ बनाने का पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेचर बेस्ड क्लासिफिकेशन में भी दो तरीके का होता है। इसमें एक होता है नॉर्मल डेलीगेशन और एक होता है एक्सेप्शनल डेलीगेशन। नॉर्मल डेलीगेशन में एक्सटेंट और लिमिट बताया जाता है कि व्हाट एक्सटेंट व्हाट लिमिट पावर कैन बी एक्सरसाइज, टिल व्हाट एक्सटेंट टिल व्हाट लिमिट ऑफ पावर जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसका भी नॉर्मल डेलीगेशन में दो तरीका होता है। एक पॉजिटिव डेलीगेशन, पॉजिटिव डेलीगेशन में आपको बता दिया जाता है कि क्या क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन, ठीक है, व्हाट इज टू बी डन एंड टिल व्हाट एक्सटेंट इट नीड्स टू बी डन। पॉजिटिव डेलीगेशन में बताया जाता है, पॉजिटिव नाम पॉजिटिव है कि मतलब डेलीगेटेड पावर में आप डेलीगेटेड अथॉरिटी को, जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है, उसको क्या क्या करना है, क्या किन चीजों पे लॉ बनाना है, कैसा लॉ बनाना है, कैसे लॉ बनाना है, किस एक्सटेंट तक लॉ बनाना है, ये बताया जाता है। और निगेटिव डेलीगेशन में बताया जाता है क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। ये भी आपको नॉर्मल डेलीगेशन का ही पार्ट आता है कि कौन कौन सी चीजों पे आपको लॉ बनाने में किन किन चीजों को टच नहीं करना है, किन किन सब्जेक्ट मैटर को टच नहीं करना है, ठीक है। उसमें आप एग्जीक्यूट जो पार्लियामेंट है लॉ बनाने वक्त ये बोल सकती है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर के सब्जेक्ट को टच नहीं करना है ये लॉ बनाने वक्त, आपके एग्रीकल्चर के मैटर को टच नहीं करना है लॉ बनाने वक्त। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल डेलीगेशन में भी एक पॉजिटिव डेलीगेशन होता है, एक निगेटिव डेलीगेशन होता है। पॉजिटिव में बताया जाता है क्या क्या करना है, किस एक्सटेंट तक करना है, और निगेटिव में बताया जाता है क्या क्या नहीं करना है, व्हाट इज नॉट टू बी डन, ठीक है। खैर ये आप याद रखिएगा तो वेल एंड गुड, बट आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है वो ये है कि नेचर बेस्ड क्लासिफिकेशन का दूसरा पार्ट होता है एक्सेप्शनल डेलीगेशन, जिसको कि हेनरी 8 क्लॉज भी बोला जाता है। अब ये एक्सेप्शनल डेलीगेशन आखिर होता क्या है, तो देखिए ये एक्सेप्शनल डेलीगेशन जो होता है इसमें काफी वाइड डिस्क्रिशनरी पावर दे दिया जाता है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को। जैसे नॉर्मल डेलीगेशन में वाइड डिस्क्रिशनरी पावर का एब्सेंस होता है, क्यों, क्योंकि इसमें बताया गया रहता है क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब डिस्क्रिशन ज्यादा नहीं दिया जाता है। बट एक्सेप्शनल डेलीगेशन में डिस्क्रिशनरी पावर काफी वाइड होता है, ठीक है, इसमें डिस्क्रिशनरी पावर काफी वाइड होता है हेनरी 8 क्लॉज को। तो अब ये हेनरी 8 क्लॉज बेसिकली आया कहां से और इसका एग्जांपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां है, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेनरी 8 क्लॉज। अब देखिए हेनरी 8 क्लॉज को क्या कहा जाता है कि ये बहुत ही वाइड डिस्क्रिशनरी पावर देता है, ठीक है, जिसमें कि पावर के लिमिट को आप फिक्स नहीं कर सकते और ना ही इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। हेनरी 8 जो किंग था इंग्लैंड का, वो जो है काफी मतलब अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करके काफी रूल्स और लॉज बनाता था और उसके लॉज को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज भी थी वो भी उसको चैलेंज नहीं करती थी, ठीक है। तो वहीं से ये नाम डिराइव किया गया है हेनरी 8 क्लॉज। ये एक तरीके का आर्बिट्रेरीनेस के स्कोप को ज्यादा बढ़ा देता है। बट होता क्या है कि कभी कभी कोई एग्जीक्यूटिव विंग को आपको ऐसा पावर देने की नौबत आ ही जाती है, कुछ सिचुएशंस को टैकल करने के लिए, है ना, कुछ डिमांड्स को पूरा करने के लिए आपको ऐसा सिचुएशन आ ही जाता है। तो खैर आपको अभी उतना डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझना है, अभी बस इतना जानिए कि हेनरी 8 क्लॉज के अंदर बहुत ही वाइड डिस्क्रिशनरी पावर दिया जाता है, जहां पे लिमिट उस पावर का असर्टेन आप नहीं कर सकते कि किस लिमिट पे जाके ये पावर रुकेगा, और इसको कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते। अब इसका एग्जाम्पल आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही मिलता है आर्टिकल 372 के अंदर। हेनरी 8 क्लॉज का आपको एग्जाम्पल है, जो आपका 372 सब क्लॉज 2 है, उसके अंदर आपको ये उसको आप बोल सकते हैं इट इज एन एग्जांपल ऑफ हेनरी 8 क्लॉज। इट इज फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर प्रेसिडेंट को ये पावर डेलीगेट किया गया। प्रेसिडेंट कौन है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। तो प्रेसिडेंट हैज बीन डेलीगेटेड द पावर फॉर व्हाट, कि प्रेसिडेंट कैन अडैप्ट, अमेंड और रिपील एनी लॉ इन फोर्स। जो भी लॉ इंडिया में फोर्स में है उसको प्रेसिडेंट अमेंड कर सकता है, उसको प्रेसिडेंट रिपील कर सकता है, टू ब्रिंग इट इन लाइन विद प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपका फिलॉसफी है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडियोलॉजी है, उसके साथ ट्यून अप करने के लिए
प्रेसिडेंट किसी भी लॉ को किसी भी हद तक अमेंड कर सकता है और या फिर उस लॉ को वो रिपील भी कर सकता है अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा हो तो, ठीक है। और एक्सरसाइज ऑफ सच पावर हैज बीन मेड इम्यून फ्रॉम द स्क्रूटनी ऑफ द कोर्ट। जो कोर्ट है वो भी उस पावर के ऊपर कोई भी चेक नहीं लगा सकता है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेनरी 8 क्लॉज, और इसको एक्सेप्शनल डेलीगेशन कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एक्सेप्शनल डेलीगेशन। इसमें डिस्क्रिशन जो है काफी वाइड नेचर का आपको दिया गया रहता है, ठीक है। ओके, हेनरी 8 क्लॉज हम लोग देख लिए। फिर हम लोग वो क्लासिफिकेशन वाला जो हम लोग स्लाइड देखे थे उसमें एक और इंपॉर्टेंट था जो कि सेपरेटली हम लोग को डिस्कस करना है, कंडीशनल लेजिस्लेशन। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कंडीशनल लेजिस्लेशन बेसिकली क्या होता है। किसी को डाउट यहां तक हेनरी 8 क्लॉज तक? एनीवन, एनी काइंड ऑफ डाउट? सर ने हेनरी 8 क्लॉज में क्या बताया कि चैलेंज नहीं किया जा सकता है? हाँ, उसमें काफी वाइड डिस्क्रिशनरी पावर दिया जाता है और उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता, ठीक है। इसको एक्सेप्शनल डेलीगेशन आप बोलते हैं, हेनरी 8 क्लॉज। इसको एक और नाम से जाना जाता है, आप लोग लिख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको बोलता है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज क्लॉज। इसको इस नाम से भी जाना जाता है, हेनरी 8 क्लॉज को, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज क्लॉज। कि कोई, जैसे कि जनरली कोई भी डेलीगेटेड पावर के ऊपर काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, रिस्ट्रेंट्स होते हैं, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस या रिस्ट्रेंट नहीं होता है, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हैं? बेसिकली इसके अंदर किसी भी तरीके का लिमिट नहीं होता, तो इसीलिए इसको रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लॉज भी बोला जाता है, हेनरी 8 क्लॉज को। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग कंडीशनल लेजिस्लेशन की तरफ। अब देखो, सबसे पहले कंडीशनल लेजिस्लेशन को फिर से हम लोग देखते हैं कि कंडीशनल लेजिस्लेशन बेसिकली आपका होता क्या है। तो देखिए, कंडीशनल लेजिस्लेशन जैसा मैंने आपको बताया, इसको पहले आप लोग समझिए, नहीं समझेंगे तो इसको फिर दिक्कत होगा। कंडीशनल लेजिस्लेशन में क्या होता है, लॉ जो होता है अपने आप में एकदम कंप्लीट होता है, ठीक है। लॉ कंप्लीट होता है। जैसे जनरली डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में क्या होता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में रूल, लॉ मेकिंग पावर को डेलीगेट किया जाता है कि आप इनसे रिलेटेड रूल बना सकते हैं, आप ट्रैफिक के नियमों से रिलेटेड पेनल्टी बता सकते हैं, कोई पार्किंग कहाँ होगी, पार्किंग नहीं करने पे क्या पेनल्टी होगी, कोई स्पीड लिमिट क्या होगा, ये सब क्या है, ये सब रूल मेकिंग पावर डेलीगेट किया गया है कि आपको किन किन चीजों पर रूल बनाना है। यहाँ पे कंडीशनल लेजिस्लेशन में रूल मेकिंग पावर को डेलीगेट नहीं किया जाता है। यहाँ पे कंडीशनल लेजिस्लेशन में पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया है, ठीक है। जैसे ये एक स्टैट्यूट है, पार्लियामेंट ने ये लॉ बना दिया है, इसके अंदर कोई रूल नहीं बनाना है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को। इसमें बेसिकली करना क्या होता है वो समझो कि व्हेन द लॉ इज कंप्लीट एंड सर्टेन कंडीशंस आर लेड डाउन एज टू हाउ एंड व्हेन द लॉ वुड बी अप्लाइड बाय द डेलीगेट। इसमें बस क्या होता है कि ये लॉ बन गया है और उसके बाद 1 2 3 कंडीशन लगा दिए गए हैं कि अगर ये तीनों कंडीशन पूरा हो रहे हैं तो एग्जीक्यूटिव जो है इस लॉ को अपने एरिया में इंप्लीमेंट कर सकता है। जैसे इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आफ्स्पा एक्ट, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रिवेंशन, इसका फुल फॉर्म क्या है, आर्म्ड फोर्सेस, आफ्स्पा का स्पेशल पावर एक्ट। स्पेशल पावर, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ओके, आफ्स्पा एक्ट। अब ये क्या है, क्या ये पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दिया क्या ये पूरे इंडिया में अप्लाई कर रहा है? नहीं ना, ये कोई पर्टिकुलर एरियाज में अप्लाई करता है, इन सर्टेन एरिया ये अप्लाई करता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में किसी एरिया में अप्लाई करता है, जम्मू कश्मीर में अप्लाई करता है। तो आफ्स्पा एक्ट जो है ये क्या हुआ, ये पार्लियामेंट ने कंप्लीट लॉ बना दिया, इसके अंदर अब कुछ रूल रेगुलेशन नहीं बनाना है कि इसके अंदर क्या पनिशमेंट होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये नहीं बनाएगा। बस एग्जीक्यूटिव को ये पावर दिया गया है कि अगर ये कंडीशन, मतलब किसी सिचुएशन, किसी एरिया में टेररिज्म एक्टिविटी काफी बढ़ गई है, लॉ एंड ऑर्डर काफी डिस्टर्ब हो गया है, अनकंट्रोलेबल हो गया है, तो वैसे जगह पे आप उन कंडीशंस के पूरा होने पे आफ्स्पा एक्ट को वहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये एक कंडीशनल लेजिस्लेशन हुआ जहां पे बस एक कंडीशन दे दिया कि कब ये लॉ को इंप्लीमेंट किया जाएगा। पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, पार्लियामेंट नहीं तय करेगी कब इंप्लीमेंट करना है कब नहीं इंप्लीमेंट करना है। ये पावर किसको दे दिया गया है, एग्जीक्यूटिव को, कि एग्जीक्यूटिव के पास एक बना बनाया लॉ है, कब उसको इंप्लीमेंट करना है, किन लोगों पे इंप्लीमेंट करना है, किस पे अप्लाई करेगा, बस ये डिसाइड करने का डिस्क्रिशन आपको किसके पास है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास। तो इसको हम बोलते हैं दिस इज द काइंड ऑफ कंडीशनल
लेजिस्लेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि जब लॉ अपने आप में कंप्लीट हो जाता है और कब वो अप्लाई होगा, बस वो डेलीगेट को जो है वो पावर दिया जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कंडीशनल लेजिस्लेशन। इसके अंदर कोई भी लॉ मेकिंग पावर नहीं होता है। इट इंक्लूड्स नो लॉ मेकिंग पावर बट ओनली द पावर ऑफ डिटरमाइनिंग व्हेन इट शुड कम इनटू फोर्स और व्हेन इट शुड बी अप्लाइड। ठीक है, फिर आपको बहुत सारे पावर्स होते हैं कि जैसे मान लिया कि कोई राशन वगैरह हो गया, कुछ जो है डाउन ट्रोडन लोग हैं उन लोगों को अप पे, उन लोगों के लिए कुछ जो है बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए कुछ जो है कुछ तरह का बेनिफिट जो है गवर्नमेंट दे रही है। तो कौन कौन से लोगों पे वो अप्लाई करेगा ये डिसाइड करने का पावर डेलीगेट कर दिया। ठीक है, लॉ में कुछ रूल मेकिंग में कुछ नहीं करना है, रूल मेकिंग में कोई चेंज नहीं करना है, रूल मेकिंग कोई पावर नहीं दिया गया है। कंडीशनल लेजिस्लेशन में बस ये बताया जाता है कब से ये लॉ फोर्स में लाना है, ये एग्जीक्यूटिव डिसाइड करेगा अपने डिस्क्रिप्शन पे। किन लोगों पे अप्लाई करेगा ये एग्जीक्यूटिव डिसाइड करेगा, किस एरिया में अप्लाई करेगा ये एग्जीक्यूटिव डिसाइड करेगा, और कब इस लॉ को उस पर्टिकुलर एरिया से विथड्रॉ कर लेना है ये एग्जीक्यूटिव डिसाइड करेगा। इसको हम बोलते हैं कंडीशनल लेजिस्लेशन। आई होप अब ये सभी को क्लियर होगा। ठीक है, तो एक केस है आपका हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें आपको बताया गया था, कंडीशनल लेजिस्लेशन को समझाया गया था। कंडीशनल लेजिस्लेशन के अंदर क्या होता है कि डेलीगेट पावर इज दैट ऑफ डिटरमाइनिंग व्हेन अ लेजिस्लेटिव डिक्लेयर्ड लॉ शुड बी बिकम इफेक्टिव और इन विच एरिया इट शुड बी इफेक्टिव और विल बी अप्लाइड टू होम। किस पे अप्लाई करेगा, कब इफेक्टिव होगा, किस एरिया में इफेक्टिव होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कंडीशनल लेजिस्लेशन। तो बेसिकली कंडीशनल लेजिस्लेशन में क्या होता है कि लेजिस्लेचर ने एक लॉ इनैक्ट कर दिया है, कंडीशनली लिविंग इट टू द एग्जीक्यूटिव टू डिसाइड। एग्जीक्यूटिव को बस क्या डिसाइड करना है, व्हेन द एक्ट इज टू कम इनटू फोर्स। ठीक है, कि कब वो एक्ट फोर्स में आएगा, कब कितने पीरियड तक वो इंप्लीमेंट होगा, किस प्लेस पे वो अप्लाई करेगा और कब उसको किसी पर्टिकुलर एरिया से आप जो है विथड्रॉ कर लेंगे। अब इसके अंदर एक और चीज ध्यान रखना एक प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको कॉन्टिंजेंट लेजिस्लेशन भी बोलते हैं। ठीक है, कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन अराइज होने पे ही ये लॉ अप्लाई करता है, कंटिंजेंट सिचुएशन पे ये लॉ अप्लाई करने के लिए बना दिया गया रहता है। इसीलिए इसको कंडीशनल लेजिस्लेशन को आप कंटिंजेंट लेजिस्लेशन भी आप इसको टर्म करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कोई भी रूल मेकिंग पावर को डेलीगेट नहीं किया जाता है। तो ये आपका हुआ कंडीशनल लेजिस्लेशन। किसी को यहाँ पे डाउट, एनीबडी इन कंडीशनल लेजिस्लेशन? आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। कंडीशनल लेजिस्लेशन से काफी सारे केस लॉज भी हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग मैं आगे जाके जितना भी केस लॉ आपका मिस हो जाएगा वो सब मैं एक क्लास में आपको एक साथ कलेक्टिवली वो केस लॉ बता दूंगा। एक बार हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन, हमदर्द दवाखाना में यही बातें बताई गई जो यहाँ पे लिखी गई है ना, ये सारी बातें जो लिखी गई है ना कि कब एक्ट फोर्स में आएगा, किस पे अप्लाई करेगा, है ना, किस एरिया में अप्लाई करेगा, इसी को कंडीशनल लेजिस्लेशन बोलते हैं। उसी बात को वहां पे बताया गया। अब नेक्स्ट है कि यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, तो कंडीशनल लेजिस्लेशन और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में क्या कोई फर्क है? ये भी आपको एग्जाम में पूछता है, मेंस में खास करके ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है कि क्या कंडीशनल लेजिस्लेशन और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में कोई फर्क है, कोई पर्टिकुलर किसी तरीके का फर्क है? तो कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई फर्क नहीं है, कुछ में बोला कि फर्क है। तो इसलिए हम लोग कुछ कुछ केस के हेल्प से देखते हैं कि कंडीशनल लेजिस्लेशन और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का आखिर रिलेशन क्या है। ठीक है, क्योंकि इसमें तो कोई रूल मेकिंग पावर तो दिया नहीं जाता है, तो फिर इन दोनों का रिलेशन क्या है? तो इसके लिए कुछ कुछ केसेस हम लोग को देखना है, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब देखो, कंडीशनल लेजिस्लेशन जो होता है ये एक काइंड ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ही होता है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछे कि क्या कंडीशनल लेजिस्लेशन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का पार्ट नहीं है, तो ये कहना गलत है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का ही पार्ट है कंडीशनल लेजिस्लेशन। बस फर्क क्या होता है, बाकी तरह के कंडीशनल लेजिस्लेशंस में, बाकी तरह के डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस में रूल मेकिंग पावर होते हैं। ठीक है, बट कंडीशनल लेजिस्लेशन एक ऐसा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है जिसमें कि रूल मेकिंग पावर नहीं दिया जाता है। ठीक है, कि कंडीशनल लेजिस्लेशन दो अ काइंड ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज डिफरेंट फ्रॉम इट एज द लेटर इंक्लूड्स, मतलब ये उसी का पार्ट है बट थोड़ा सा उससे डिफरेंट कैसे है, क्योंकि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में जनरली लॉ मेकिंग पावर जो है दूसरे बॉडी को दे दिया जाता है, बट यहाँ पे जो पावर दिया जाता है वो बस किस लिए दिया जाता है कि कब कोई लॉ फोर्स में आएगा
और किस पे अप्लाई करेगा। मतलब यहाँ पे लॉ मेकिंग पावर नहीं है, लॉ बना बनाया आपको मिला हुआ है, पूरा प्रोडक्ट आपको बना बनाया मिला है, बस आपको कहाँ अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, ये डिसाइड करने का डिस्क्रिप्शन आपके पास होता है। ठीक है, और बाकी के डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में रूल मेकिंग पावर को डेलीगेट किया जाता है। अब कुछ केसेस है सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों के रिलेशन से रिलेटेड, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला केस है इंदर सिंह का केस है, सरदार इंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप कंडीशनल लेजिस्लेशन को बाकी के डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की तरह चैलेंज नहीं कर सकते। जैसे हम लोगों ने अभी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट पढ़ा ना, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट में हम लोग क्या देखा कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में एक्सेसिव लेजिस्लेटिव पावर का डेलीगेशन नहीं हो सकता है। एक्सेसिव लेजिस्लेटिव पावर कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ओनली द आप नेसेसरी और एक्सेसिव लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो बाकी के डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को एक्सेसिव डेलीगेशन के ग्राउंड पे चैलेंज किया जा सकता है, बट कंडीशनल लेजिस्लेशन में कोई लॉ रूल मेकिंग पावर डेलीगेट ही नहीं होता है, तो ये उस ग्राउंड पे चैलेंज हो ही नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि इन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन सर्टेन लेजिस्लेटिव पावर इज डेलीगेटेड, सो इट कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेसिव डेलीगेशन, बट इन कंडीशनल लेजिस्लेशन कोई डेलीगेशन नहीं होता है लेजिस्लेटिव पावर का। ठीक है, इसलिए इसको एक्सेसिव डेलीगेशन के ग्राउंड पे कभी चैलेंज ही नहीं कर सकते। जैसे ये एक ऐसा केस था जिसमें कि एक कंडीशनल लेजिस्लेशन को इस ग्राउंड पे चैलेंज कर दिया गया था कि यहाँ पे एक्सेसिव डेलीगेशन हो रहा है, जो कि री दिल्ली लॉज में सुप्रीम कोर्ट ने रूल फ्रेम किया था, प्रिंसिपल ले डाउन किया था। बट यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि कंडीशनल लेजिस्लेशन को आप यहाँ पे इस ग्राउंड पे चैलेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें रूल मेकिंग पावर तो डेलीगेट ही नहीं किया जाता है, तो एक्सीड कैसे करेगा वो अपने अथॉरिटी को। ठीक है, हाँ, अपने डिस्क्रिप्शन को गलत तरीके से एक्सरसाइज किया कि किसी एरिया में वो लॉ अप्लाई नहीं करना था, वहां करा दिया, तो उस ग्राउंड पे आप चैलेंज करेंगे। बट एक्सेसिव डेलीगेशन तो यहाँ होने का नौबत ही नहीं है, क्योंकि डेलीगेशन तो कुछ रूल मेकिंग पावर का हुआ ही नहीं है। जो रूल है, जो लॉ है, वो पार्लियामेंट ने बनाया है। ठीक है, बस एग्जीक्यूटिव को उसको इंप्लीमेंट करना है। देन द नेक्स्ट केस है लक्ष्मी नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कोई डिफरेंस नहीं होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और कंडीशनल लेजिस्लेशन में। बस जो आपका कंडीशनल लेजिस्लेशन है उसका एम्बिट थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, और जो आपका बाकी का डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है उसका एम्बिट थोड़ा बड़ा होता है, उसमें रूल मेकिंग पावर होता है, इसमें रूल मेकिंग पावर नहीं होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस थे इसके रिलेशन से रिलेटेड, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है आज के क्लास का, ये स्लाइड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मैं जो जो बातें बोलूंगा तो अगर आप समझ गए तो ठीक है, वैसे अगर आप नोट भी कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इन सब टॉपिक्स का हम सेपरेटली नोट्स आपको नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, हम यहीं पर आपको इस चार्ट के थ्रू ही हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का के ऊपर कंट्रोल कैसे बनाया जाता है, हाउ अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज कंट्रोल्ड, कि आपने पावर तो डेलीगेट कर दिया, लेकिन वो डेलीगेटेड अथॉरिटी, वो एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी उसको लॉ बनाने के लॉ जब बना रही है तो क्या वो आर्बिट्ररी, क्या वो बहुत ही वाइड रेंज का डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज कर सकती है? कुछ ना कुछ चेक और बैलेंस तो उस पर भी होना चाहिए ना। हमारे पार्लियामेंट के ऊपर भी चेक और बैलेंस है, तो जो डेलीगेटेड अथॉरिटी है उसके ऊपर भी कुछ चेक और बैलेंस होना चाहिए। तो इतने तरीके का आपका कंट्रोल होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। तो मेनली 3 तरीके का कंट्रोल होता है, एक होता है लेजिस्लेटिव कंट्रोल, एक होता है जुडिशियल कंट्रोल, और एक होता है प्रोसीजरल कंट्रोल। और ये सारे तरीके के कंट्रोल्स का डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन होता है। तो जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, उसके बाद मैं ये बताता हूं आपको। ये लास्ट ही पार्ट है आज के क्लास, बस 2 मिनट रुकेगा।
ओके, ऑडिबल है ना? Yes, sir. ओके, चलो अब इसको देखते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। इस चार्ट को इनफैक्ट याद भी कर लीजिएगा ना, तो आपको आंसर भी फ्रेम करने में काफी आसानी होगी। अब इसमें देखिए, कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये तो हम लोग समझ गए कि कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसका मिसयूज ना हो, ठीक है, आर्बिट्ररी वे में एक्सरसाइज ना हो, ठीक है, अनजस्ट ना हो, अनफेयर ना हो, इसलिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे बहुत तरीके का कंट्रोल बनाया जाता है। क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को पावर दे रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ चेक और बैलेंस भी आप बनाएंगे। तो उसपे सबसे पहला चेक है लेजिस्लेटिव कंट्रोल, क्योंकि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है, लेजिस्लेचर नहीं, ये लेजिस्लेचर मेन प्राइमरी अथॉरिटी होता है लॉ बनाने का, और वही अपना पावर अगर डेलीगेट कर रहा है तो उसके ऊपर कुछ कंट्रोल भी बनाएगा, ठीक है। तो लेजिस्लेचर किस तरीके से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे कंट्रोल बनाता है, तो उसका 3 तरीका होता है। एक होता है मेमोरेंडम ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एक होता है लेइंग प्रोसीजर, और एक होता है स्क्रूटनी कमिटी, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मेमोरेंडम ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। लेजिस्लेचर क्या करता है? मेमोरेंडम ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है कि देखो, जब डेलीगेट कर रहा है पावर, तो जब पार्लियामेंट डेलीगेट कर रहा है पावर, तो वो कैसे, वो किसी स्टैच्यू के थ्रू डेलीगेट कर रहा है, कोई लॉ बना के डेलीगेट कर रहा है। तो जब वो लॉ बना के कोई पावर को डेलीगेट कर रहा है, तो उसके साथ, तो जब वो लॉ बना रहा है पार्लियामेंट में ही, अभी वो डेलीगेट हुआ नहीं है, जब ये इवन प्री डेलीगेशन होता है, ठीक है, ये स्टेज प्री डेलीगेशन स्टेज होता है, ये ध्यान रखिएगा कि अभी डेलीगेट नहीं हुआ है, डेलीगेशन होने से पहले ही एक कंट्रोल बना रहा है। कैसे? प्री डेलीगेशन, एक चेक बना रहा है उस पर। किस तरीके से कि लेजिस्लेचर जब लॉ बनाने का पावर डेलीगेट कर रहा है, तो वो कैसे बनाएगा? पार्लियामेंट में कोई लॉ बनाएगा, उस पर पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, तो साथ ही साथ एक मेमोरेंडम उसका तैयार किया जाता है कि हम लोग इन पावर को डेलीगेट कर रहे हैं, जो कि इन सब्जेक्ट मैटर से डील करता है, और इस पावर को डेलीगेटेड अथॉरिटी इस तरीके से एक्सरसाइज करेगा। मतलब पूरा का पूरा उस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को किस तरीके से एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज करके लॉ बनाएगा, वो सब पे डिस्कशन करने के लिए एक मेमोरेंडम तैयार किया जाता है, और इस पर प्रॉपरली डिबेट होता है पार्लियामेंट में, जिसको आप बोलते हैं मेमोरेंडम ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो ये एक तरीके का कंट्रोल है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में कोई ऐसा पावर डेलीगेट ना कर दे जो कि अनुचित है, जो कि नेसेसरी नहीं है। तो इसीलिए अगर लेजिस्लेचर डेलीगेट कर रहा है पावर पे, तो उस पे प्रॉपर डिस्कशन करने के लिए कि किन किन पावर्स को डेलीगेट कर रहा है वो सही है या नहीं है, उसके लिए एक मेमोरेंडम प्रिपेयर किया जाता है, और इसको पार्लियामेंट में ले डाउन किया जाता है प्री डेलीगेशन, डेलीगेशन होने से पहले, ठीक है। जिस स्टैच्यू के थ्रू डेलीगेट किया जा रहा है पावर, उसी स्टैच्यू के साथ सप्लीमेंटल ये डॉक्यूमेंट दिया जाता है, जिसमें कि उसका मेमोरेंडम तैयार किया जाता है कि इन पावर को डेलीगेट किया जाता है, जिस पर कि फिर पार्लियामेंटेरियंस अपना डिबेट करते हैं कि ये डेलीगेशन सही है या नहीं है। तो ये एक तरीके का प्री डेलीगेशन कंट्रोल होता है, विच इज अ फॉर्म ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल। दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेइंग प्रोसीजर, ये पोस्ट डेलीगेशन होता है। जब डेलीगेट आपने कर दिया, जब आपने पावर को डेलीगेट कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद ये दूसरा स्टेज आता है कि जब डेलीगेटेड अथॉरिटी कोई लॉ बना रही है, तो कितनी बार कितने सारे स्टैट्यूट में ये लॉ दिया रहता है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जब भी इस एक्ट के अंदर कोई रूल बना रही है, कोई रेगुलेशन बना रही है, कोई ऑर्डर पास कर रही है, ठीक है, तो उसको पार्लियामेंट के सामने ले डाउन करना है 30 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर। इस तरीके का पढ़ते हैं ना, जैसे बहुत सारे आप लॉज पढ़ते हैं तो उसमें देखते होंगे कि इसमें बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक रूल ऑन दिस, बट soon after the law is made, it must be put before the parliament within 30 days, within 60 days, ठीक है, ताकि पार्लियामेंट उसको चेक कर सके कि वो डेलीगेटेड अथॉरिटी ने सही से लॉ बनाया है कि नहीं बनाया है, कि प्रॉपर डेलीगेटेड पावर का एक्सरसाइज किया है कि नहीं किया है। समझ रहे हैं? तो लेइंग प्रोसीजर क्या होता है? ये कब होता है कि ये हर स्टैट्यूट में, एक्ट में, स्टैट्यूट में, जहां पर भी आपको लॉ बनाने का पावर डेलीगेट किया गया है किसी अथॉरिटी को, तो वहां पे ये भी रिक्वायरमेंट कितनी बार दे दिया जाता है कि जैसे ही ये डेलीगेटेड अथॉरिटी के अंदर कोई लॉ बनाता है, कोई रूल बनाता है, उसको पार्लियामेंट के सामने आपको ले डाउन करना है, और लिमिट अपना अपना 30 दिन 60 दिन जैसा हो वो लॉ देता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लेइंग प्रोसीजर। तो ये भी एक तरीके का लेजिस्लेटिव कंट्रोल है, क्योंकि इसको ले कहां करना है? बिफोर पार्लियामेंट। अब ये लेइंग प्रोसीजर भी जो होता है ये 3 तरीके का होता है।
ये एग्जाम में पहले पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। ये 3 तरीके का कैसे होता है, इसमें 3 तरीके का लेइंग होता है। एक होता है सिंपल लेइंग, एक होता है निगेटिव लेइंग और एक होता है अफर्मेटिव लेइंग। अब ये सिंपल लेइंग, निगेटिव लेइंग, अफर्मेटिव लेइंग क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सबसे पहला आप देखिए सिंपल लेइंग को। सिंपल लेइंग के अंदर क्या होता है, इसमें सिंपली सब ये इसके अंदर सिंपल सा ये रूल बनाया हुआ रहता है, ठीक है, कि जैसे ही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बना, ठीक है, तो उसको वो उसी वक्त इफेक्ट में आ जाएगा। सिंपल लेइंग में क्या होता है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जैसे ही बना, इट विल कम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हैज बीन इनैक्टेड। जैसे ही डेलीगेटेड अथॉरिटी ने अपना लॉ मेकिंग पावर एक्सरसाइज किया, रूल बनाया, वो उसी वक्त से फोर्स में आ जाएगा और बस उसको पार्लियामेंट में फॉर्मेलिटी के लिए ले डाउन कर दिया जाएगा। अब पार्लियामेंट उसको अप्रूव करे या डिसअप्रूव करे, उससे उस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को कोई लेना देना नहीं है, वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन फोर्स में आ चुका है, ठीक है। कि इसके अंदर रूल्स और सिंपल लेइंग के अंदर सिंपल सा मतलब ये समझिए, इसको लिख भी लीजिएगा कि एनी रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज मेड बाय सबऑर्डिनेट legislation, it comes into effect as soon as they are made and subsequently they are merely as a formality laid down before the parliament। अब पार्लियामेंट उस पर अप्रूव करे या डिसअप्रूव करे, उससे कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा होता है निगेटिव लेइंग। निगेटिव लेइंग में क्या होता है कि इसमें भी जैसे ही सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एक्सरसाइज होता है, ठीक है, उसके बाद जैसे ही पार्लियामेंट के सामने, एज सून एज इट इज लेड बिफोर पार्लियामेंट, जैसे ही इसको पार्लियामेंट के सामने लेड डाउन किया जाता है, ये फोर्स में आ जाता है। बट ये फिर इसका फोर्स सीज कर जाएगा अगर पार्लियामेंट ने डिसअप्रूव कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं निगेटिव लेइंग। निगेटिव लेइंग कहने का मतलब क्या है कि डेलीगेटेड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एक बना, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बन के पार्लियामेंट में उसको ले डाउन किया गया। पार्लियामेंट में जैसे ही ले डाउन किया गया, वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के अंदर जो भी लॉ रूल्स बना है वो फोर्स में आ जाएगा, और वो तब तक फोर्स में होगा जब तक कि पार्लियामेंट उसको डिसअप्रूव ना कर दे, उसको नेगेटिव ना कर दे, ठीक है, तो तब तक वो फोर्स में रहेगा। पहले में पार्लियामेंट अप्रूव करे या डिसअप्रूव करे, उससे कुछ लेना देना नहीं। नेगेटिव लाइन में पार्लियामेंट जब तक डिसअप्रूव ना कर दे तब तक वो फोर्स में बना रहेगा, लेकिन पार्लियामेंट एक बार डिसअप्रूव कर देगा तो फिर उसके बाद दैट लॉ विल हैव सीज्ड टू हैव इफेक्ट, उस लॉ का फिर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। एंड द लास्ट वन इज अफर्मेटिव लेइंग। अफर्मेटिव लेइंग में क्या होता है, इसमें भी पार्लियामेंट के सामने आप लेट डाउन करते हैं लॉ को, बट ये इन दोनों से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि इसमें वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन तब तक फोर्स में नहीं आएगा जब तक पार्लियामेंट अप्रूव ना कर दे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है समझना। सिंपल लेइंग में जैसे ही पार्लियामेंट के सामने लेट डाउन किया गया, वो फोर्स में आ गया, पार्लियामेंट उसको अप्रूव करे या डिसअप्रूव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। निगेटिव लेइंग में जैसे ही पार्लियामेंट के साथ लेट डाउन किया गया, फिर से फोर्स में आ गया, बट ये फिर फोर्स खत्म हो जाएगा, इट विल सीज टू हैव इफेक्ट वंस द पार्लियामेंट डिसअप्रूव्स इट। और अफर्मेटिव लेइंग में वो फोर्स में आया ही नहीं है, वो फोर्स में तभी आएगा, लॉ बन गया है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बन गया है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्रिएट हो गया है, बट वो फोर्स में तब आएगा जब पार्लियामेंट उसको अप्रूव करेगा। दिस इज कॉल्ड एज अफर्मेटिव लेइंग, ओके। और फिर तीसरा तरीके का लेजिस्लेटिव कंट्रोल है स्क्रूटनी कमिटी। स्क्रूटनी कमिटी पार्लियामेंट ने बहुत सारा बना के रखा है। एक लोकसभा का है, ये 1950s में क्रिएट हुआ था। डेट आप लोग याद कर लीजिएगा, ये मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि स्क्रूटनी कमिटी ऑन डेलीगेट लेजिस्लेशन जो है लोकसभा का कब क्रिएट हुआ था। ये 1950s में क्रिएट हुआ था, इसको गूगल कर लीजिएगा। और राज्यसभा का भी स्क्रूटनी कमिटी होता है, वो 1960s में क्रिएट हुआ था, ठीक है। क्योंकि अब देखो, मान के चलो पार्लियामेंट ने लॉ डेलीगेट कर दिया, अब डेलीगेटेड अथॉरिटी अपना लॉ मेकिंग पावर एक्सरसाइज कर रही है। अब पार्लियामेंटेरियंस के पास तो उतना एक्सपर्टाइज नहीं होता है ना कि वो लॉ सही से, डेलीगेटेड अथॉरिटी अपना सही से एक्सरसाइज कर रही है कि नहीं कर रही है, तो इसीलिए पार्लियामेंटेरियंस अब उसको हमें खुद से चेक कर नहीं कर सकते, तो वो लोग एक स्क्रूटनी कमिटी बना देते हैं, जो कि पर्टिकुलरली उसी पर्पस के लिए ही बनी है, जो कि केवल यही चेक करते रहती है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का प्रॉपर एक्सरसाइज हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक लोकसभा का अपना स्क्रूटनी कमेटी है, एक राज्यसभा का अपना स्क्रूटनी कमेटी है, और ये कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इसको बोलते हैं। तो ये दोनों स्क्रूटनी कमेटी किस ईयर क्रिएट हुई थी, ये आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा गूगल करके, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में ये पूछा हुआ है, ठीक है।
नेक्स्ट काइंड ऑफ कंट्रोल जुडिशियल कंट्रोल। ये तीन तो लेजिस्लेटिव कंट्रोल्स है, ठीक है। नेक्स्ट है जुडिशियल कंट्रोल। जुडिशियल कंट्रोल यानी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो दिया गया है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे। जुडिशियल कंट्रोल कैसे एक्सरसाइज करती है जुडिशरी? जुडिशियल रिव्यू के पावर के थ्रू वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को रिव्यू करती है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को रिव्यू करती है, ठीक है। और उसके बाद देखती है कि वो सही है या नहीं है। ये तो लेजिस्लेचर चेक करता है, यहाँ पे जुडिशरी चेक करती है, ठीक है। अब जुडिशरी भी जो कंट्रोल अपना एक्सरसाइज करती है वो दो तरीके का होता है। एक होता है सब्सटैंटिव अल्ट्रा वायरस और एक होता है प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस। काफी सिंपल है। सब्सटैंटिव अल्ट्रा वायरस कहने का मतलब है कि क्या वहां पे जो पेरेंट एक्ट है, पेरेंट एक्ट समझ रहे हैं? पेरेंट एक्ट उस एक्ट को बोलते हैं जिसके थ्रू कोई भी लॉ मेकिंग पावर को डेलीगेट किया जाता है, ठीक है। अब जैसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, उसके अंदर बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी डेलीगेट कि कौन सा कमोडिटी एसेंशियल कमोडिटी में आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पेरेंट एक्ट क्या है? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। तो जो पेरेंट एक्ट है अगर वही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाए तो फिर उस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को तो अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिसाइड कर देंगे। तो ये सब्सटैंटिव अल्ट्रा वायरस हुआ। फिर सब्सटैंटिव अल्ट्रा वायरस में कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसको एक्सरसाइज करने वक्त कोई आर्बिट्रेरीनेस ना किया गया। अगर आर्बिट्ररी वे में लॉ बनाया गया है, मान लिया आपका राइट टू इक्वालिटी वायलेट किया जा रहा है, फंडामेंटल राइट वायलेट किया जा रहा है, तो ये सब क्या हुआ? ये सब आपका सब्सटैंटिव अल्ट्रा वायरस हुआ। जैसे आपका केस नरगिस मिर्जा का केस देख लीजिए, उसमें एक रेगुलेशन बनाया एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कि प्रेगनेंसी पे जो है जॉब ही टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये क्या है? ये सब्सटैंटिव अल्ट्रा वायरस है कि प्राइमा फेसाई वो एक आर्बिट्ररी एक्ट है, ठीक है। सिमिलरली एक केस था जिसमें कि ये रूल बनाया गया था कि बार काउंसिल ने रूल बनाया था कि 45 साल जिसका हो गया है वो एडवोकेट की तरह इनरोल नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है? ये सब डेलीगेटेड अथॉरिटी ने लॉ बनाया जो कि अल्ट्रा वायरस है, सब्सटैंटिव अल्ट्रा वायरस। सब्सटैंटिव अल्ट्रा वायरस की वो मतलब जो लॉ बनाने का जो पावर जहां से मिल रहा है उसी को वो वायलेट कर रही है, या तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही है, या वो वहां पे पेरेंट एक्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या फिर वहां पे आर्बिट्ररी वे में पावर एक्सरसाइज हो रहा है। तो ये सब एग्जाम्पल आपके हो जाते हैं सब्सटैंटिव अल्ट्रा वायरस के। मतलब कहने का मतलब है बियॉन्ड द स्कोप ऑफ अथॉरिटी गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन और बाय एनी पर्टिकुलर स्टैच्यू। अगर कोई भी लॉ बनता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कोई भी बनता है बियॉन्ड द स्कोप ऑफ अथॉरिटी गिवन बाय स्टैच्यू या बियॉन्ड द स्कोप ऑफ अथॉरिटी गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो सब्सटैंटिव अल्ट्रा वायरस में फॉल कर जाएगा। और प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस का मतलब सिंपल सा मतलब है कि रूल मेकिंग पावर जो होता है, रूल मेकिंग अथॉरिटी, उसके लिए कुछ प्रोसीजर दिए गए रहते हैं। अब प्रोसीजर क्या दिए गए रहते हैं कि 60 दिन के अंदर उसको पार्लियामेंट के पास ले डाउन करना है, या प्रोसीजर दिया गया है कि जैसे ही वो रूल बनेगा उसके 6 दिन के अंदर ऑफिशियल गैजेट में उसको पब्लिश कर देना है, या इमीडिएटली उसको ऑफिशियल गैजेट में उसको पब्लिश कर देना है। तो ये सब क्या है? प्रोसीजर बताया गया है कि किस तरीके से आप अपने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का एक्सरसाइज करेंगे। तो अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो वो आपका प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। सब्सटैंटिव अल्ट्रा वायरस और प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस, इन सब पे कुछ कुछ केसेस है, इसको हम लोग आगे क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। आप लोग खुद से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इसके क्या क्या लैंडमार्क केसेस है, वैसे मैं बता दूंगा। और लास्ट कंट्रोल है प्रोसीजरल कंट्रोल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोसीजरल कंट्रोल। अब प्रोसीजरल कंट्रोल के अंदर क्या आता है कि पार्लियामेंट ने लॉ बनाने का पावर तो दे दिया है, ठीक है। पार्लियामेंट ने लॉ बनाने का पावर दे दिया और उसके साथ साथ कुछ प्रोसीजर भी लेट डाउन किया है, ठीक है, कि किस तरीके से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बेसिकली आपका एक्सरसाइज किया जाएगा। तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर लेट डाउन किया रहता है। अगर उस प्रोसीजर के थ्रू भी उस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को चेक किया जाता है। तो वो प्रोसीजर दो तरीके का होता है, एक होता है कंसल्टेशन का प्रोसीजर होता है और एक पब्लिकेशन का प्रोसीजर होता है, ठीक है। कि कोई भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कोई भी रूल मेकिंग पावर अगर कोई भी बॉडी एक्सरसाइज कर रही है तो उसमें वो फुल इफेक्टिव कंसल्टेशन करे। इफेक्टिव कंसल्टेशन किससे करे? जो भी उसके लॉ मेकिंग पावर से अफेक्ट होंगे। अगर पंचायत में लॉ बन रहा है, पंचायत के अंदर आने वाले एरिया के लिए कोई लॉ बना रही है कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, तो वहां पे उस पंचायत जो रिप्रेजेंटेटिव है उस पर्टिकुलर विलेज पंचायत का, उस बॉडी के थ्रू वो इफेक्टिव कंसल्टेशन करके वो लॉ बनाए। ठीक, देखो ये क्यों बनाया गया है, ये प्रोसीजरल कंट्रोल क्यों बनाया गया है, इसके पीछे रीजन क्या है। ये देखो, पार्लियामेंट जब लॉ बनाता है तो पार्लियामेंट में क्या होता है, पूरा डेलिबरेशन होता है,
पूरा कंसल्टेशन होता है आपस में, जितने भी मेंबर रिप्रेजेंटेटिव्स हम लोगों ने चुन के भेजा है, और वो लोग आपस में कंसल्ट करके लॉ बनाते हैं। तो एक डेलिबरेटिव प्रोसेस होता है, कोई एक पर्सन तो लॉ बना नहीं रहा है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में भी कोई एक पर्सन अपने व्हीम और फैंसी पे कोई लॉ ना बना दे, इसलिए कंसल्टेशन का कंट्रोल दिया गया है कि आप पहले कंसल्ट कर लें। आप कंसल्ट, अब पार्लियामेंट की तरह आप तो बैठ के 2 महीने तक आप डिबेट नहीं कर सकते, बट आप जिसके लिए लॉ बना रहे हैं तो उसका एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होना चाहिए, उस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के साथ आप इफेक्टिव कंसल्टेशन कर लें, ठीक है, ताकि उनको भी जो है उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। तो उनके साथ डेलिब्रेशन करने के बाद ही आप कोई लॉ बनाए। तो ये एक तरीके का प्रोसीजरल कंट्रोल होता है कि आप अपने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के एक्सरसाइज करने से पहले इफेक्टिव कंसल्टेशन कर लें, जिससे कि इफेक्टिव पार्टिसिपेशन लोगों का हो जाएगा रूल मेकिंग प्रोसेस में। तो ये बेसिकली कंसल्टेशन किसके किसके बीच होता है? ये होता है आपको जो रूल मेकिंग अथॉरिटी होती है, जो कॉमन पीपल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके बीच में यहाँ पे कंसल्टेशन किया जाता है। जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए आपको कोई इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए आपको रूल बनाना है, आपको लॉ बनाना है, ठीक है, कि उनका मान के चलो मिनिमम वेज क्या होगा, या उनको किन किन दिनों पे छुट्टी मिलेगी, ठीक है, या उनके हेल्थ प्रोटेक्शन, इससे रिलेटेड रूल बनाना है। तो आप उस जो भी ट्रेड यूनियन है, जो भी वर्कर्स का अपना यूनियन है, उसके साथ आप कंसल्टेशन पहले कर लें, तब आप रूल बनाए, ठीक है। तो ये आपका हुआ कंसल्टेशन प्रोसेस की। कोई भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक्सरसाइज करते वक्त प्रोसीजरल कंट्रोल भी होता है कि आप पहले कंसल्ट कर लेंगे जिन लोग के लिए आप लॉ बना रहे हैं। और दूसरा होता है पब्लिकेशन। पब्लिकेशन में भी एक प्री नेटल पब्लिकेशन होता है, इसका भी 2 पार्ट होता है, नोट कर लेना इसको। प्री नेटल पब्लिकेशन और एक होता है आपका पोस्ट नेटल पब्लिकेशन। तो पब्लिकेशन में क्या होता है, अब जैसे हम लोग मैक्सिम पढ़ते हैं ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, क्या मैक्सिम क्या है इसका बताइए? व्हाट इज दिस मैक्सिम? Ignorantia excusat. हाँ, तो आपका जो इग्नोरेंस ऑफ लॉ होता है, ये नो एक्सक्यूज होता है। लेकिन ये इग्नोरेंस ऑफ लॉ नो एक्सक्यूज जो होता है, ये डॉक्ट्रिन कब फोर्स में आता है? जब कोई लॉ पब्लिश हो जाता है। अगर कोई लॉ पब्लिश ही नहीं हुआ है, अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आपने बना दिया और उसका पब्लिकेशन ही नहीं किया है, तो किसी भी पर्सन को आप बाउंड नहीं कर सकते हैं इस डॉक्ट्रिन से कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। जैसे आपका कोई भी, अब मान के चलो हम लोग कौन सा केस पढ़ते हैं, एक वो पढ़ते हैं ना, एमएच जॉर्ज वाला केस पढ़ते हैं, जिसमें कि वो गोल्ड के लिए किसी पर्टिकुलर फॉरेनर को जो है विथहेल्ड कर लिया जाता है। वो जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो था कस्टम अथॉरिटी ने प्रिस्क्राइब किया था, उससे ज्यादा गोल्ड लेके वो कैरी कर रहा था। तो उसने बोला कि मुझे इस लॉ के बारे में पता ही नहीं था, बट कोर्ट ने उसको फिर भी उसके लिए सजा दी, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो ये कब एक्साइज हुआ? जब कस्टम अथॉरिटी ने उसका पब्लिकेशन किया था कि इतना गोल्ड आपको कैरी करके नहीं चलना है। तो कोई भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो रहा है, उसका पब्लिकेशन भी नेसेसरी है। तो उसमें भी 2 स्टेज होता है, एक प्री नेटल पब्लिकेशन, ठीक है। इस समय क्या होता है, प्री नेटल पब्लिकेशन का स्टेज वो होता है जब से वो लॉ अभी फोर्स में नहीं आया है। वो प्री नेटल पब्लिकेशन क्या होता है कि आपने कंसल्टेशन कर लिया, आपने कंसल्टेशन करके इसको जब पब्लिश किया प्री नेटल पब्लिकेशन के स्टेज पे, तो वहां पे अभी लॉ फोर्स में नहीं आया है। अब है कि आपने जिन लोगों से डिस्कस किया था, डेलिब्रेट किया था, उनका अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो आप उसको यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। और पोस्ट नेटल पब्लिकेशन होता है ये फाइनल, यहां से लॉ आपका फोर्स में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली प्रोसीजरल कंट्रोल। तो प्रोसीजरल कंट्रोल भी कैसे एक्सरसाइज होता है? कंसल्टेशन के थ्रू और पब्लिकेशन के थ्रू। क्या पहले कंसल्ट कर लेंगे जो भी अफेक्ट हो रहे हैं लोग, जो भी बॉडी अफेक्ट होने वाली है, जिसके लिए भी वो लॉ बनने वाला है, जो भी इस लॉ के सब्जेक्ट मैटर है, उसके रिप्रेजेंटेटिव के साथ आप फुल इफेक्टिव कंसल्टेशन करके लॉ बनाएंगे, और फिर उस लॉ का एक प्री नेटल पब्लिकेशन करेंगे, और फिर फाइनली आप पोस्ट नेटल पब्लिकेशन, फाइनल पब्लिकेशन आप करेंगे। तो ये सारा जो है आपको कंट्रोल है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। अब यहाँ पे एक चीज और है जो इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान में रखना। अब मान के चलो कि प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, जो भी प्रोसीजर दिया गया था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में, मान लो लेइंग प्रोसीजर ही दिया गया था कि 30 दिन के अंदर पार्लियामेंट के सामने देना है, 60 दिन के अंदर पार्लियामेंट के सामने देना है, कंसल्ट करना है, कंसल्टेशन नहीं किया गया, तो क्या वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वॉइड हो जाएगा इफ द प्रोसीजर इज नॉट फॉलोड? तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट ले डाउन किया है कि आपको देखना होगा कि वहां पे जो भी डायरेक्टिव्स हैं, मतलब जो भी प्रोसीजर डायरेक्ट किया गया है, तो क्या वो डायरेक्टिव्स मैंडेटरी नेचर के हैं या नहीं है? मैंडेटरी है या डायरेक्टिव, सॉरी,
ये प्रोसीजर जो है मैंडेटरी है या फिर ये डायरेक्टिव है, तो वो फैक्ट और सर्कमस्टेंस को देख के डिसाइड होगा कि अब इसके लिए आप क्या करेंगे, आप उस लॉ के वर्ड्स को, वर्डिंग्स जो होते हैं उसको आप देखेंगे कि वहां पे मे वर्ड यूज किया गया है या शैल वर्ड यूज किया गया है या कंक्लूसिव वर्ड यूज किया गया है। तो कितने जगह पे शैल वर्ड यूज किया गया रहता है तो वो मैंडेटरी होता है, आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको उस लॉ का मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोसीजर अगर नहीं फॉलो किया गया तो उसको जो है कंप्लीटली स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा। क्योंकि कितनी बार होता है कि मान लो लॉ बनाया गया कि गवर्नमेंट ये लॉ बनाएगी एंड इट मे बी पुट बिफोर द पार्लियामेंट विद इन दिस मच डे, ठीक है, या इट मे बी करके कुछ मतलब कोई पर्टिकुलर और प्रोसेस फॉलो करने को वहां पे डायरेक्शन दिया गया है, तो वो क्या है, वो बस एक तरीके का डायरेक्टिव है। तो अगर वहां पे देखना होगा कि जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया है पार्लियामेंट ने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के लिए लॉ बनाने, डेलीगेटेड जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है उसको जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का पावर एक्सरसाइज करने के लिए जो पावर दिए गए हैं, जो प्रोसीजर उसको फॉलो करने के लिए बताए गए हैं, क्या वो मैंडेटरी है या डायरेक्टिव है। अगर वो मैंडेटरी है तो वो लॉ वॉइड होगा, अगर वो डायरेक्टिव है तो वो लॉ वॉइड नहीं होगा। यानी कंक्लूजन क्या है कि प्रोसीजर नहीं फॉलो करने पे डायरेक्टली लॉ को आप स्ट्रक डाउन नहीं कर देंगे, वहां प्रोसीजर नहीं फॉलो करने के बाद आप चेक करेंगे कि क्या वो प्रोसीजर मैंडेटरी था या डायरेक्टिव था। अगर मैंडेटरी था तब स्ट्रक डाउन होगा, वॉइड होगा, नहीं तो डायरेक्टिव था तो वो लॉ अभी भी वैलिड आपका बना रहेगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल हो गया जुडिशियल कंट्रोल जो हम लोग देख रहे थे। किसी को इसमें डाउट है तो आज के क्लास में हम लोग इतने ही पे रहने देते हैं, ठीक है। मैं आपको नोट्स भेज देता हूँ, आगे क्लास में कुछ केस लॉज है इससे रिलेटेड वो हम लोग पढ़ेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, नेचुरल जस्टिस जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, ये सब जो टॉपिक्स हम लोग करेंगे। तो क्लास आप लोग का बस होली के दिन बंद रहेगा, बिकॉज आई डोंट थिंक कि ऑनलाइन क्लास करने में किसी को इशू होना चाहिए, क्योंकि आप लोग का एग्जाम भी है, तो जितना जल्दी आप कंप्लीट कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप लोग का क्लास कल भी शेड्यूल रहेगा, ठीक है। हो सकता है कल एक ही क्लास रहे। आज आप लोग का लॉ का 2 क्लास है, कंपनी लॉ का भी क्लास है, वो आपको 4:30 बजे है आज शाम में, ठीक है। और उसके बाद जीके का क्लास है 7 बजे से, ओके। चलो आज की क्लास रिलेटेड, और मान के चलो कि होली के कारण किसी घर में काम वाम हो या कोई किसी को कुछ ड्यूटी मिला हो, क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐप पर लेक्चर 3 घंटे के अंदर अपलोड हो जाता है, ठीक है। तो जिनके पास ऐप का एक्सेस है आप लोग वहां से, मतलब सभी के पास होगा, जो भी अपने हम लोगों के लाइक इनरोल्ड स्टूडेंट हैं सभी के पास ऐप का एक्सेस होगा, आप लोग ऐप पे से उसको देख लीजिएगा अगर क्लास आप लोग का मिस हो जाता है तो, ठीक है। यस सुबोध। सर एक डाउट था सर, ये जो फॉर्म ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन सर जो बता रहे थे, डाउट नहीं था एक्चुअली सर, ये ऑर्डर्स इन काउंसिल जो बताए थे इसमें वो सर थोड़ा समझ नहीं आया था। हाँ वो देखो प्रीवी काउंसिल का वो पावर है, वो ब्रिटिश मोनार्क एक्सरसाइज करता है। इंडिया में कुछ स्पेसिफिकली उसको हम लोग उस तरीके से देखते नहीं है। ये बेसिकली जो कैबिनेट जो है, जैसे कोरोना टाइम में ही काफी सारे ऑर्डर्स, डायरेक्टिव्स कैबिनेट अपने तरफ से ऑर्डर्स दे रही थी ना, तो वो वैसा सिचुएशन अराइज हो गया था। तो वैसे सिचुएशन में सुओ मोटो पावर वैसे अथॉरिटीज के पास होता है, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास ये पावर होता है कि वो कोई भी रूल्स जो है, ऑर्डर्स जो है उस समय ले डाउन कर सकती है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन वैसा अराइज हो गया तो, ओके। ओके सर। यस मोहम्मद सुफैन। सिंपल लेइंग समझा दीजिए तो सर एक बार। क्या सिंपल लेइंग का सिंपल सा मतलब है कि आपको जो लेइंग प्रोसीजर में क्या होता है, आपको पार्लियामेंट में ले डाउन करना है उसको, ठीक है। जो भी आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में जो भी आपने रूल बनाया, जो भी आपने पावर एक्सरसाइज किया, लॉ बनाया, उसको पार्लियामेंट के सामने आपको रखना है, ठीक है। तो सिंपल लेइंग में क्या होता है, इसको बस फॉर्मेलिटी के लिए, पार्लियामेंट को बस इन्फॉर्म करने के लिए कि ये रूल बन गया है, इसको पार्लियामेंट के सामने ले डाउन कर दिया जाता है। अब इस पे पार्लियामेंट अप्रूव करे या डिसअप्रूव करे वो यहाँ पे मैटर नहीं करता है। निगेटिव लेइंग में क्या होता है कि इसमें भी ले किया जाता है, बट पार्लियामेंट अगर डिसअप्रूव कर दे तो वो लॉ सीज टू हैव इफेक्ट हो जाएगा। और अफर्मेटिव लेइंग में वो लॉ तब तक फोर्स में नहीं आता है जब तक कि पार्लियामेंट उसको अप्रूव ना कर दे, ओके। यस आकांक्षा। सर पोस्ट नेटल पब्लिकेशन एक बार बता देते सर। पोस्ट नेटल पब्लिकेशन जिसके बाद से फाइनली कोई भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन फोर्स में आ गया, पोस्ट नेटल पब्लिकेशन जो हो गया वो फाइनल पब्लिकेशन हो गया, ठीक है। वो इन्फॉर्म करने के लिए कि अब ये लॉ फोर्स में आ गया। अब कोई इस बात का प्ली लेता है कि हम इस लॉ को लेके इग्नोरेंट थे,
तो उसके लिए अब जो है कोई भी उसका अब गारंटी नहीं लेने जा रहा, बिकॉज एक बार लॉ अगर पब्लिश हो जाता है तो उसके बाद ये प्रिज्यूम किया जाता है कि हर एक सिटीजन, हर एक पर्सन को जो भी उस लैंड का लॉ है वो पता होना चाहिए। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ का कोई भी जो है अपना यहाँ पे प्ली नहीं ले सकता है एक बार पब्लिकेशन हो गया। ओके, Yes, sir. Thank you, sir. किसी और कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट होगा आप लोग व्हाट्सएप करके भी अपना डाउट भेज दीजिएगा, ठीक है? हम व्हाट्सएप पे भी हम बताते रहते हैं, हो सकता है हम जब आप भेजें उस समय इमीडिएटली नहीं बताएं, बट हम सूनर और लेटर हम रिप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो किसी को भी डाउट होगा व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम सॉरी टेलीग्राम पे आप जो है अपना क्वेश्चन जो है आप लोग भेज सकते हैं। क्वेश्चन आप लोग हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं सब लोग जो है पढ़ने पे ही ज्यादा ध्यान दे देते हैं। हम आपको बता रहे हैं, इनफैक्ट जो पिछली बार आप लोग के जान पहचान में बहुत लोग जुडिशरी निकाले भी होंगे, या जान पहचान में हर किसी के कोई ना कोई जुडिशरी निकाला ही होता है। जो लोग ऑलरेडी निकाले हैं उनके भी एक्सपीरियंस से आप लोग पूछिए, उन लोग से ही पूछेगा, सभी ये आपको एडवाइस जरूर करेंगे कि क्वेश्चंस जरूर लगाते रहिए। पढ़ने का काम तो जिंदगी भर तो आप पढ़ते ही रहते हैं, ठीक है? और जिंदगी भर पढ़ना ही है, लॉ सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो आपको हमेशा पढ़ना है, बट पढ़ने से केवल एग्जाम नहीं निकलता है, एग्जाम स्ट्रैटेजी से निकलता है। बहुत ज्यादा नॉलेज है आपको तो भी एग्जाम नहीं निकलेगा, अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करेंगे फिर कोई फायदा नहीं होगा। प्रीलिम्स एग्जाम का सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, बेयर एक्ट बेस्ड जो सब्जेक्ट्स हैं उसको बेयर एक्ट अच्छे से पढ़िए और बस क्वेश्चन लगाइए, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट केस लॉज है उसको मार्क करके रखिए, ठीक है? तो क्वेश्चन और ये सब चीज आपको तब पता चलेगा जब आप क्वेश्चन लगाएंगे, तब पता चलेगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है किसी भी पर्टिकुलर बेयर एक्ट में। तो इस चीज को इग्नोरेंट मत रहिए आप, भले ये चीज हमेशा देखिए सबको लगता है ऐसा ना कि हाँ अभी हम ये पढ़े ही नहीं, हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ऐसा नहीं होता है। आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिएगा तो आप वो चीजें आपके दिमाग में आने लगेंगी, बट आप केवल पढ़िएगा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कीजिएगा, वो ज्यादा फेटल होता है, क्वेश्चन आपसे फिर नहीं लग पाएगा, ठीक है? तो इसीलिए मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा पढ़िए ही नहीं, बट क्वेश्चन लगाने को जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं उतना ज्यादा दीजिए। अभी मार्च का मंथ है, मिड अप्रैल तक भी अगर आप लोग सिंघल का जो बुक आता है उसका अगर आप लोग 70 to 80% जो लोग पहले से प्रीलिम्स दिए हुए हैं वो लोग तो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे, बट जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जो इमीडिएट इस पर देंगे पहली बार, अगर आप लोग 60 to 70% भी सिंगल सारे सब्जेक्ट का लगभग सॉल्व कर जाते हैं तो आपका प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो खुद देखिएगा आप लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्वेश्चन लगाने से बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है? तो भले क्वेश्चन अब मान के चलिए बहुत लोग बोलते हैं कि सिंगल में आंसर नीचे ही दिया रहता है, तो ठीक है ऐसे ऐसे छुपा छुपा के आंसर देखते रहो, बट मतलब एक बार उसको देखते रहो। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए, मॉक टेस्ट तो हम लोग जो देंगे वो टेस्ट तो आप अपने आप को इवेलुएट करने के लिए देंगे, बट नेचर ऑफ क्वेश्चन समझने के लिए आप क्वेश्चंस को देखते रहिए, भले आंसर उसका वहीं क्यों ना लिखा हो, आप देखकर समझिए उस चीज को। तो वो जितना आप पढ़िएगा ना उस तरीके से तो आपको पता चलेगा किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्मुलेट किया जा रहा है, ठीक है? और बिहार जुडिशरी का पैटर्न भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो आपका यूपी वगैरह भी आप लोग दिए होंगे उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में आपसे कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है, जैसे पिछली बार आपको कमर्शियल लॉ में पूरा कंसेप्चुअल था, आपको एक एक पैराग्राफ का फैक्ट दे दिया था और उसके बाद क्वेश्चन दे दिया गया था, ठीक है? तो आपको थोड़ा मतलब इसके लिए प्रिपरेशन आपको करना होगा, तो इसके लिए आप जितना क्वेश्चन लगाएंगे उतना आप लोगों को हेल्प करेगा। तो इसलिए क्वेश्चन कोई इग्नोर नहीं कीजिएगा, बहुत फेटल होगा वो नहीं तो, ठीक है? अभी काफी टाइम है, 4 जून तक प्रीलिम्स की तैयारी आराम से हो सकती है, ठीक है? हम लोग अभी जो है इनिशियल जो सब्जेक्ट्स हम लोग इस मंथ में पढ़ाएंगे उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे सब्जेक्ट्स को ही इस मंथ में हम लोग टेक ओवर करेंगे जो कि मतलब जनरली लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? हम लोग के पास ऑप्शन था कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट से भी शुरू कर सकते थे, एविडेंस से भी शुरू कर सकते थे, बट वो सब लॉज आप लोग ऑलरेडी आए दिन पढ़ते रहते हैं। बट हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग पहले ये सब ट्रस्ट हो गया, इक्विटी हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, सेल ऑफ गुड्स हो गया, आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कंपनी लॉ, इन सबको पहले कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसको लोग इग्नोर कर देते हैं और लास्ट में हड़बड़ी में ये कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है? तो पहले हम लोग यही सब सब्जेक्ट जो है जो थोड़े डिफरेंट होते हैं, जो कि डेली आप नहीं पढ़ते हैं, उन सब सब्जेक्ट को हम लोग इस मंथ में अभी कंप्लीट करेंगे, ओके? तो मे बी टाइम लगेगा, आप लोग उससे हड़बड़ाइए नहीं, हमारा ड्यूटी है कोर्स कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कराना, टाइमली आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? आप लोग बस क्वेश्चंस लगाते रहिए और बेयर एक्ट अच्छे से पढ़िए, ओके? चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.